हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो आज आपका टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को चलते स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज जो है मेरे द्वारा चलाई गई वो अच्छी लगती हो तो कमेंट किया करके जरूर बताया करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस क्लास को बिना टाइम वेस्ट करे हुए। मीनिंग आपको पता रहना चाहिए इंक्लूजन का क्या मतलब होता है। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी भाषा में अगर बात करें मतलब इंक्लूड करना। और किनको इंक्लूड करना है? ऐसे बच्चों को इंक्लूड करना है जो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित है, जिसमें आपके डिसेबल बच्चे भी आ जाते हैं, जिसमें आपके ऐसे सभी बच्चे जिनको स्पेशल नीड की जरूरत होती है वो सभी बच्चे इसके अंदर आ जाते हैं। तो जब भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इन द मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करना ही इंक्लूजन कहलाता है। और सभी बच्चों में कौन से बच्चे आ जाते हैं? वो सभी बच्चे आ जाते हैं। देखो दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं नॉर्मल बच्चे। नॉर्मल बच्चों का आईक्यू कितना होता है? 90 से 110 होता है। सभी आपको इतना तो पता ही होगा, नॉर्मल बच्चों का आईक्यू इतना होता है। इन बच्चों को छोड़ करके बाकी जितने भी बच्चे हैं वो सभी स्पेशल चिल्ड्रन कहलाते हैं। फिर चाहे वो बच्चे मेंटल रिटार्डेशन की स्टेज से हो, मानसिक मंदता के बच्चे हो, के शिकार बच्चे हो, या फिर अगर कोई डिसेबिलिटी हो, कान से नहीं सुनता, आंख से नहीं सुनता है, पैर में चलने में दिक्कत है, या फिर कोई मेंटल डिजीज है, कुछ भी है उन बच्चों, वो सभी बच्चे किस में काउंट होते हैं? वो सभी बच्चे आपके स्पेशल चिल्ड्रन में काउंट होते हैं। और तो और जो आपके गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो भी इसी के अंदर ही काउंटेड होते हैं, जो मतलब ज्यादा गिफ्टेड होता है, जिनका लर्निंग बहुत अच्छा होता है ना, ऐसे बच्चे। मतलब नॉर्मल बच्चों को छोड़ करके बाकी सभी बच्चे, फिर चाहे वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, चाहे वो पढ़ाई में बहुत कमजोर हो, चाहे उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड लो हो, हर प्रकार के बच्चे स्पेशल बच्चे कहे जाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है एक्सेप्ट नॉर्मल। ठीक है, सभी स्टूडेंट यहाँ पर स्पेशल में आते हैं, यानी कि इन सभी बच्चों को एक ही क्लास में ले आना, एक ही स्कूल में, एक ही क्लासरूम में ले आना और उनकी नीड के अकॉर्डिंग सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब कि उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उनकी लर्निंग नीड्स है, उन सभी को फुलफिल करना टीचर का काम होता है। और यही आपका इंक्लूजन कहलाता है, जो कि आरटी के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है और एलडीपी भी इसके बारे में बात करती है। अब इसमें जो मैंने आपके साथ बताया मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो कौन कौन से बच्चे? ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूड स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। अगर आपके पास क्लासरूम में पढ़ने वाले बच्चों की भाषाएं अगर अलग है तो हम बहुत बार मल्टीलिंग्विज्म का कंसेप्ट पढ़ते हैं। हम लोग बहुभाषी कंट्री देश है और बहुभाषी कंट्री में बहुत सारी भाषाएं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। तो आपको उनको एज ए रिसोर्स लेना है, आपको उनको डिस्टिंग्विश नहीं करना है कि भाई इस भाषा के बच्चे हैं तो ये मुझसे नहीं पढ़ेगा या फिर फलाना जो भी है। ठीक है, तो लैंग्वेज के डिफरेंट लैंग्वेज के बच्चे हो सकते हैं, डिफरेंट रेसेस के, जाति के, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा गिफ्टेड बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे भी इसके अंदर आ जाते हैं कि मतलब उनको बस एक बार समझाने की जरूरत होती है और वो बहुत ज्यादा कैचिंग पावर उनकी होती है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट, हाई इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। तो ये बच्चे भी इसके अंदर आ जाते हैं। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, कोई दिव्यांग बच्चा है, अब ये हियरिंग डिसेबिलिटी हो सकती है, लिसनिंग हो सकती है, कोई भी कैसी भी तरीके की हो सकती है, ओसीडी हो सकता है। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो सकता है, कोई भी डिसऑर्डर, यहाँ पर ऑटिज्म हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। और ये डिसऑर्डर जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगी। स्टूडेंट्स विद लर्निंग, अब जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का लर्निंग लेवल सेम हो। भाई आपकी क्लास में ऐसे बच्चे भी होते होंगे कि आपने एक बार समझा दिया उनको समझ में आ जाता है, लेकिन आपकी क्लास में स्लो लर्नर बच्चे भी होते होंगे जिनको आपको 2 से 3 बार समझाना पड़ता होगा। तो यहाँ पर डिफरेंट लर्निंग लेवल के बच्चे भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। जिनको बहुत देर में समझ में आता है वो भी इसमें आ जाएंगे, जिनको बहुत जल्दी समझ में आ रहा है वो भी इसमें आ जाएंगे। पुअर स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत गरीब है। ऑर्फन चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो अनाथ है, उन सभी बच्चों की बात करी गई है। स्टूडेंट हु लर्न इन डिफरेंट वे, ऐसे बच्चे जिनका लर्न करने का तरीका अलग होता है। कुछ बच्चे अगर आप पढ़ाते हैं तो आपने भी देखे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आपको मल्टीपल तरीकों से समझाना पड़ता है तब उनको समझ में आता है। तो कहने की बात यह है कि आपकी क्लास में इन सभी प्रकार के बच्चे सम्मिलित होंगे और इन सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ाना और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने मेथड्स में बदलते रहना, उनकी सभी नीड्स को पूरा करना, यही क्या कहलाता है? यही आपका इंक्लूजन कहलाता है। और इस प्रकार की शिक्षा आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। इतना यहां से समझ में आया? आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इस चीज को। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि मान लो आपने एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी प्लान करी है और आपकी क्लास में एक बच्चा व्हील चेयर के अंदर है।
भाई आप मान लो, मैं बताती हूँ कि मान लो आप ग्राउंड में लेके चले गए अपनी क्लास के बच्चों को और आपने वहां पर फुटबॉल खेलना है या फिर वॉलीबॉल खेलना, कुछ भी खेलना है। तो अब एक बच्चा आपकी क्लास में व्हील चेयर पर है, तो आप क्या करेंगे? एक ऑप्शन तो ये है कि भाई आप उस बच्चे को कोने में बैठा देंगे पार्क के और कहेंगे कि सारे बच्चों को भी आप खेल लो और आप आराम से बैठ जाओ, आपको चोट ना लग जाए। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खेलने के तरीकों में कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ ऐसा चेंज बच्चों के खेलने के उसमें लेकर के आएंगे कि वो जो व्हील चेयर के अंदर बैठा बच्चा है वो भी उसमें शामिल हो सके। तो इंक्लूजन का मतलब ये है कि अगर व्हील चेयर में कोई बच्चा आपकी क्लास में है तो आप अपने खेलने के तरीकों में सुधार करेंगे, पढ़ाने के तरीकों में सुधार करेंगे और उस बच्चे को भी इंक्लूड करेंगे हर एक्टिविटी में। तो इंक्लूजन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ाना, स्पोर्ट्स में भी, अदर एक्टिविटीज में भी उस बच्चे की भागीदारी आपको सुनिश्चित करनी है, ये कहलाता है इंक्लूजन। ठीक है, तो व्हील चेयर में अगर कोई बच्चा है तो आप क्या करेंगे? आप ये इंश्योर करेंगे कि वो इंक्लूडेड फील करे, वो शामिल, मतलब वो फील करे, वो ऐसा फील ना करे कि अगर अरे मैं तो व्हील चेयर में हूं, मैं तो खेल नहीं सकता। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो आप ये सुनिश्चित करेंगे। हो सकता है आप ये भी कर सकते हो, आप एक गोल सर्कल में बच्चों को बिठा दो और बॉल को पास करते करते ऐसे भी खिला सकते हैं अपने बच्चों को, है ना। तो ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि वो क्या अडेप्ट करता है, क्या चेंज लेकर के आता है, तो ये शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे इंक्लूजन क्या होता है। अब अगर बात करें एक डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन बहुत सारी है, बट फिर भी एक डेफिनेशन मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखी है और ये डेफिनेशन कहती है कि एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें ऐसे बच्चे जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी ना हो और ऐसे बच्चे जिनके अंदर डिसेबिलिटी हो, यानी कि विकलांग बच्चे और बिना विकलांग बच्चे लर्न टुगेदर, एक साथ सीखते हैं। एंड द सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज सुटेबली अडॉप्टेड टू द लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज। जो भी डिसेबिलिटी बच्चे के अंदर है उनकी नीड को देखते हुए, उनकी सीखने की जरूरतों के अनुसार आप अपने शिक्षण में बदलाव लाएंगे, आप अपनी अधिगम प्रणाली में बदलाव लाएंगे, यानी कि सभी बच्चे आपकी क्लास में इंक्लूड हो सके। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। अब इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने एजुकेशन दे दी ओनली टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन अलोंग विद नॉर्मल चिल्ड्रन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लासरूम में तो एक में ले आए और आपने नॉर्मल बच्चों को अलग पढ़ा दिया और डिसेबल्ड बच्चों को उसी क्लासरूम में अलग पढ़ा दिया। इसका मतलब ये नहीं है। या फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने एक ही मेथड से सभी को कैटर कर दिया कि भाई अब मैंने ये पढ़ा दिया, अब चाहे किसी को समझ में आए या ना समझ में आए। बल्कि इंक्लूजन से क्या मतलब है? एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट क्लासेस एंड एबिलिटीज टुगेदर। सबकी अपने अपने एबिलिटीज होती हैं, योग्यताएं होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो आप, वहां पर सबकी इंडिविजुअल नीड को देखते हो आप शिक्षा दे रहे हो, वो इंक्लूजन कहलाता है। ठीक है, इतना यहां से समझ में आ रहा है। इन इंक्लूसिव एजुकेशन नॉट ओनली स्टडीज, अब ये मैंने आपके साथ अभी तो बताया कि सिर्फ पढ़ाना ही मकसद नहीं है, स्पोर्ट्स में भी, उनके एंटरटेनमेंट में भी, जो कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, उसमें भी बच्चा पूरी तरीके से भाग ले और बच्चे को समान अपॉर्चुनिटी, एक नॉर्मल बच्चे की तरह उस बच्चे को फील कराया जाए कि आप भी नॉर्मल ही हो, कुछ खास नहीं है। बस आपको क्या करना है एज ए टीचर आपको अपने मेथड्स में बदलाव लाना है ताकि वो बच्चा इंक्लूड हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं चीजें जो है आपकी वो इवैल्यूएशन, मतलब इवोल्यूशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का विकास कर। तो इसमें हम 4 तरीके की शिक्षा की बात करते हैं। सबसे पहले जो आपकी सबसे पहले ट्रेडिशनल बहुत पुरानी है, जिसमें नो एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड, इसको एक्सक्लूजन कहा जाता है। एक्सक्लूजन मतलब ये अगर मान लो कोई नॉर्मल बच्चे हैं सारे अंदर, इस बॉक्स के अंदर सारे नॉर्मल बच्चे हैं, तो जो विकलांग बच्चे हैं, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को क्या समझा जाता था? उन बच्चों को ये समझा जाता था कि ये बच्चे स्पेशल है और इनसे कुछ नहीं हो सकता है, तो ये पढ़ाई से बिल्कुल ही वंचित थे। जब ये वाला सिस्टम था, ये बच्चे बिल्कुल बाहर रहते थे, इनको मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं था, ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते, ऐसा व्यू पॉइंट वहां पर था। ठीक है, तो कोई एजुकेशन नहीं थी इन डिसेबल्ड बच्चों के लिए। स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो अब स्पेशल मतलब अब ये कर दिया गया, उसके बाद थोड़ा सा सोच बदली लोगों की और ये कह दिया गया कि इनको भी स्कूल प्रोवाइड होगा, लेकिन नॉर्मल बच्चों के स्कूल अलग कर दिए गए और स्पेशल बच्चों के स्कूल अलग कर दिए गए। वहां पर आपका करिकुलम अलग, स्पेशल बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स अलग, मेथड अलग, सब कुछ अलग। लेकिन क्या ऐसे हो सकता है कि ये स्कूल, अब ऐसा तो है नहीं कि भी आपको जगह जगह मिल जाएंगे, काफी दूर दूर थे, तो सब बच्चे इसमें एनरोल कर पाए, ऐसा जरूरी नहीं था। उसके बाद आपका आया इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा में क्या हुआ कि आप जो स्पेशल बच्चे हैं ना, स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उनको
सेम स्कूल में तो ले आए, सेम क्लास में तो ले आए, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं सेग्रीगेट किया गया कि भाई जो टीचर है वो नॉर्मल बच्चों को पढ़ा के चले जाते थे, इस वजह से इन बच्चों को ना तो चीजें समझ में आती थी और कई बार इनको अलग से भी पढ़ाया जाता था। तो ये इंटीग्रेशन था। लेकिन अब बात करी गई है किसके बारे में? इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करेगी, समावेशी शिक्षा के बारे में बात करी गई है कि अगर आप एक क्लासरूम में सभी बच्चों को लेकर के आ रहे हो तो आप सभी बच्चों को नॉर्मल बच्चों की तरह देखेंगे और सभी के इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को आपने इंक्लूड करना है। तो ये 4 टाइप की एजुकेशन होती है जिसको आपने ध्यान में रख लेना है। इसी को ही मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी। ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। सबसे पहले थी एक्सक्लूसिव एजुकेशन यानी कि बहिष्करण। इसमें ये समझा जाता था इन बच्चों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, दे वर कंसिडर्ड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन, एडवांसीड, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा बन गया था कि कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो एक्सक्लूजन था, उनको कोई शिक्षा नहीं मिल रही थी। स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल करिकुलम, एक स्पेशल स्कूल उनके लिए बना दिया गया था और उसमें स्पेशल करिकुलम होता था, स्पेशल ही टीचर होते थे, सेपरेट स्कूल होते थे, ये आपका स्पेशल एजुकेशन हो गया। उसके बाद आपकी इंटीग्रेटेड एजुकेशन आई कि भाई सभी बच्चों को ले तो आए एक साथ, लेकिन फिर वो भी क्या था, वो भी आपका सही नहीं निकला। इंटीग्रेटेड मींस ऐसे बच्चे जो सेपरेट हो गए हैं, नॉर्मल और स्पेशल बच्चे जो सेपरेट थे, अलग अलग स्कूल में थे, उनको मिक्स कर देना, उनको ज्वाइन कर देना, यानी कि एजुकेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड करना, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करना विद स्पेशल नीड्स और डिसेबल्ड स्टूडेंट्स इन नॉर्मल स्कूल। जो नॉर्मल विद्यालय थे उसी में ही इन सभी बच्चों को ले आए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहलाता है। बट इसके साइड इफेक्ट क्या थे? इसके साइड इफेक्ट ये थे कि इन बच्चों को अडेप्ट करना पड़ा। These children had to adapt to the normal classes। अब एक बात बताओ, ये बच्चे ऑलरेडी स्पेशल बच्चे हैं, इनके नीड्स काफी हटके हैं, अलग है। इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ एडजस्ट होना पड़ रहा था क्योंकि टीचर्स आ रहे थे, अपना एक मेथड से पढ़ा करके चले जा रहे थे, जिससे कुछ हो नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इन बच्चों को क्या करना पड़ रहा था? एडजस्ट करना पड़ रहा था खुद को। और कई बार सिचुएशन ऐसे भी आ गई कि उनको असफलता का सामना भी करना पड़ता था और इस कारण इनको सेपरेट क्लासेस में भी पढ़ाना पड़ रहा था। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बाद आपको एक रिफॉर्म की जरूरत थी जो आपकी बन के आई, क्या? इंक्लूसिव एजुकेशन। अब बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। भारत में एकीकृत शिक्षा का प्रारंभ। देखो, फैक्चुअल चीजों की मैंने बात करी है कि आपको फैक्चुअल डाटा पता रहना चाहिए और मैंने इस पीडीएफ में आपके लिए वो सारी चीजें इंक्लूड करने की कोशिश करी है। देखो, मेरी क्लास, आप सभी लोग शिकायत करते हो कि आपकी क्लास डेली नहीं आती है। मेरी क्लास भले ही डेली ना आए, बट मैं आपके लिए कंटेंट ऐसा पिक करके लाती हूँ कि वो मजेदार कंटेंट होता है। अभी आ रहा है ना मजा कंटेंट को देख करके, तो ऐसा ही कंटेंट मैं आपके लिए लेती आऊंगी, लेकिन हाँ, इतना मैं टाइम नहीं लगाऊंगी, अल्टरनेट डेज पे आपके लिए क्लासेस जरूर लेकर के आऊंगी। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा इंक्लूसिव एजुकेशन का, जिसमें हम डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, क्या क्या स्कीम में आई हुई है, डिसेबिलिटी एक्ट आपसे पूछा जाता है, वो मैं मंडे को आपके साथ पक्का डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो चलिए मंडे को आएगी फिर नेक्स्ट क्लास। भारत में एकीकृत शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ? तो इसमें आपको ध्यान में रखना है 1974 में एक योजना आई थी IEDC करके, जिसको बोला गया इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये योजना जो है वो किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, MSJE के अंतर्गत आती है, MSJE उस टाइम पर। ठीक है, इस मिनिस्ट्री ने इस योजना को लाया था किन बच्चों के लिए? स्पेशल बच्चों के लिए लाया था इस योजना को। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1982-83 में ये जो योजना है किसके अधीन कर दी गई? एजुकेशन मिनिस्ट्री के अधीन कर दी गई। क्योंकि क्या था कि देखो, ये जो स्कीम आई थी वो तो स्पेशल बच्चों के लिए आई थी, लेकिन जो नॉर्मल स्कूल थे ना, जिसके अंदर नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे थे, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आते थे। तो ऐसे में स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही थी। जब ये इवेलुएट किया गया कि भाई ये चीजें नहीं हो पा रही है, तो इस स्कीम को IEDC को 82 से 83 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय के ही अधीन कर दिया गया। और एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आपका बनता है कि इंटरनेशनल ईयर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी किस साल घोषित किया गया है? तो 1981 को यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष को घोषित करा हुआ है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है फैक्चुअल। वैसे तो फैक्चुअल काफी चीजें मैंने अभी ऊपर बताई आपको, बट आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इतना यहां से समझ में आया। अब बिगनिंग जो है थोड़ा सा इंटरनेशनली भी देख लो भाई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देख लो कि कैसी सारी चीजें हुई है।
तो इंक्लूसिव जो टर्म है उसका जो इंक्रीमेंट कब स्टार्ट हुआ भाई, कब से इस शब्द का इस्तेमाल आना स्टार्ट हुआ, तो मिड 1990s में 1990 के दशक के मध्य में इस शब्द का प्रचलन हुआ, जब एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई थी यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा डाटा है, ध्यान में रखने की जरूरत है। यूनेस्को के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस यहां पर आयोजित की गई थी जिसको बोला गया वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन एक्सेस एंड क्वालिटी। हिंदी में बात करें तो विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विश्व सम्मेलन सुलभता और गुणवत्ता। ये जो है स्पेशल बच्चों के लिए सारी चीजें, और ये कॉन्फ्रेंस यूनेस्को के द्वारा सलामानका में स्पेन में 1994 में इसका आयोजन किया गया, जिसके अंदर 92 कंट्रीज ने 92 देशों ने और 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया था। इस कॉन्फ्रेंस में ये कंक्लूड किया गया, क्या कंक्लूड किया गया कि हर बच्चे की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हर बच्चे का विशिष्ट विशेषताएं होती है, इंटरेस्ट अलग अलग होता है, उनकी योग्यताएं अलग अलग होती है, उनके सीखने का जो नीड है, जो आवश्यकताएं हैं, वो भी अलग अलग होती है। इसलिए एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे बदलाव की जरूरत है ताकि ये जितनी भी आपकी चीजें हैं इन सभी को अकाउंट में लिया जाए। ठीक है, इन सभी नीड्स को, इन सभी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किया जाना चाहिए ताकि ये बच्चे भी इसका फायदा उठा सके। तो ये किस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, जो कि 1994 में यूनेस्को ने ऑर्गेनाइज करी थी। तो ये डाटा है, थोड़ा सा ये भी आप ध्यान में रख लेना। बाकी प्रिंसिपल आपसे पूछ लिए जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति का सिद्धांत। एक्सेप्टेंस किनको, भाई बहुत सारे बच्चे हैं, हर बच्चे की लैंग्वेज यहाँ पर अलग है, हर बच्चे की कास्ट यहाँ पर अलग है, हर बच्चे का रिलीजन यहाँ पर अलग है, हर बच्चे का जो लर्निंग लेवल है वो यहाँ पर अलग है। तो हर बच्चे के डिफरेंट नीड्स है, उन सभी के आधार पर हर बच्चे को एक्सेप्ट करने का प्रिंसिपल है ये, कि आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा डिफरेंट नीड का बैठा हुआ है तो आप एज ए टीचर ये नहीं कर सकते हो, आप शिक्षा में ये नहीं कर सकते हो कि आप उन बच्चों को अलग कर देंगे। आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है और अपनी लर्निंग टीचिंग में क्या करना है, सुधार करना है। प्रिंसिपल ऑफ चेंज, बदलाव का सिद्धांत है, ये परिवर्तन का सिद्धांत है। पहले जो शिक्षा थी उसमें इतना ध्यान स्पेशल बच्चों पर नहीं दिया जाता था, लेकिन अब इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या कर दिया गया है, उन सभी बच्चों को एजुकेशन की मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करी गई है। प्रिंसिपल ऑफ टुगेदरनेस, एकजुटता का सिद्धांत है। बच्चे यहाँ पर इकट्ठे होकर के पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक दूसरे को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस भी यहाँ पर देखा जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, हर चीज में बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित करी जा रही है, चाहे वो खेल है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो कोई एक्टिविटी है, हर चीज में। ठीक है, इंक्लूड करने का मतलब ये नहीं है कि आपने क्लासरूम में बिठा दिया ला करके वो चुपचाप बैठा हुआ है, पार्टिसिपेशन होगा हर बच्चे का। इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है, नॉर्मल बच्चा भी है, स्पेशल नीड वाला बच्चा भी है, तो हर बच्चा अपनी अपनी जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग चीजों को आगे लेकर के जा रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल्स है इनको आपने ध्यान में रख लेना है। अब जो मेन दो प्रिंसिपल आते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, समानता का सिद्धांत, और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समता का सिद्धांत। देखो, इक्वालिटी और इक्विटी में आप इस डायग्राम के थ्रू समझ पा रहे होंगे। इक्वालिटी का मतलब है कि आपने क्या कर दिया, जैसे यहाँ पर देखो इस प्लेग्राउंड में ये 3 बच्चे हैं, अब एक बच्चा तो काफी बड़ा है, वो तो तीनों को आपने इक्वल बॉक्स प्रोवाइड करे। ठीक है, इक्वालिटी मतलब इक्वल सोर्सेज दे देना, तीनों को आपने एक एक बॉक्स प्रोवाइड किया, लेकिन क्या इन तीनों को इससे फायदा हो रहा है? ये तो देख पा रहा है, ये भी बड़ी मुश्किल से देख पा रहा है, लेकिन क्या ये बच्चा देख पा रहा है? क्या इस बच्चे को इसका फायदा हुआ? नहीं ना। इक्विटी क्या कहता है? इक्विटी कहता है कि आप जो है बच्चे को जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग चलिए। भाई आपकी क्लास में एक नॉर्मल बच्चा, आप उसको आराम से पढ़ा देंगे वो समझ जाएगा। एक आपकी क्लास में थोड़ा सा लो लर्निंग का बच्चा है, आप उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे तो वो समझेगा। एक थोड़ा मेंटल रिटार्डेशन की स्टेज में बच्चा है जो बहुत ही कम सीख पाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक टॉपिक लाए और अपने तरीके से पढ़ा करके या फिर नॉर्मल बच्चे के अनुसार पढ़ा करके चलेंगे। इक्विटी का मतलब क्या है कि आप पहले बच्चे की नीड देखेंगे, किसको कितनी जरूरत है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने चीजों को फर्दर प्रोसीड करेंगे। ये है इक्विटी। ठीक है, तब जाकर के चीजें आपकी क्या होंगी, सही होगी। तो समझ में आए यहां से? आई होप पिक्चर से आपको समझ में आ गया होगा इक्वालिटी और इक्विटी का सिद्धांत। ठीक है,
चलिए, अब टीचर के क्या रोल है, शिक्षक बनने जा रहे हैं आप सभी, तो आपको अपने रोल भी पता होने चाहिए है इंक्लूसिव एजुकेशन में, समावेशी शिक्षा में। सबसे पहला रोल है टू एनरोल ऑल द डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन हिज एरिया इन द क्लासेस एंड टू मेक अरेंजमेंट टू सेंड देम टू द स्कूल। टीचर क्या देखेंगे भाई, उन जहां पर टीचर है उसके आस पास के एरिया में ऐसे बच्चे जो डिसेबल है, तो आप मेक श्योर करेंगे एज ए टीचर कि वो स्कूल में जा पाए, अपने उनके पेरेंट्स से बात करते हुए, उनको सारे अरेंजमेंट वगैरह सुविधा प्रदान करते हुए, सारी चीजें उनको बताते हुए आप इन चीजों को सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज है सभी छात्रों की सामाजिक, सोशल, भावनात्मक, इमोशनल, व्यवहारिक, बिहेवियरल और एकेडमिक, शैक्षणिक और स्ट्रेंथ शक्तियों की पहचान करेंगे। एज ए टीचर आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे भी बैठे हुए हैं तो इन 30 बच्चों का ABCD से लेकर के Z तक सब आपको एज ए टीचर पता रहना चाहिए। भी आपकी क्लास में कौन बच्चा सोशली कितना है, मेंटली कितना है, इमोशनली कितना है, किस बच्चे को जल्दी समझ में आता है, किस बच्चे को ज्यादा दिक्कत होती है, हर चीज की पहचान एज ए टीचर आपको होनी चाहिए। तो कंसल्ट पेरेंट्स और गार्जियंस, सभी जो पेरेंट्स हैं उनको कंसल्ट करेंगे फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। अब आप तो स्कूल में बच्चे को देख रहे हो, घर पे पेरेंट्स भी तो है, उनको भी तो अपने बच्चों के बारे में पता होगा ना, तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो कि भाई ये जो बच्चा है इसको और किस तरीके से हम देखें, इसको और क्या चीज की जरूरत है ताकि इसको दिक्कत ना आए और हम उस चीज को अकॉर्डिंगली लेके कर पाए एज ए टीचर। एंड टू प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान एंड रीजनेबल अकोमोडेशन बेस्ड ऑन हिज इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपने पेरेंट्स से रिसीव करी है उसके आधार पर उचित सुविधाएं आप प्रदान कर पाए और व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं आप बना पाए, ये एक टीचर का काम होता है। अब यहाँ पर हमने अकोमोडेशन की बात करी है, रीजनेबल अकोमोडेशन की बात करी है, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? तो इसमें आ जाती है, मान लो कोई बच्चा लिख नहीं सकता, जो बच्चा लिख नहीं सकता उसको परीक्षा में एक राइटर दे दिया जाए, भी ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं ना। आपने देखे होंगे जो बोर्ड क्लास में बैठते हैं उनको एक लेटर लिख के देना पड़ता है, एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ता है, तो उनको एक राइटर दिया जाता है। ठीक है। सभी छात्र समान खेल खेलेंगे पर दिव्यांग बच्चों के लिए खेल के मैदान में खेल में प्रयोग होने वाले उपकरणों में और नियमों में बदलाव कर दिए जाएंगे। ठीक है। जैसे मैंने आपके साथ व्हील चेयर वाला बताया कि हम जरूरी थोड़ी बॉल से हम ऐसे ही खेले हुए भाग भाग के, हम ऐसे भी खेल सकते हैं कि वो जो व्हील चेयर में बैठा बच्चा है वो भी खेल पाए। कोई बच्चा बहुत ज्यादा दिव्यांग है, स्कूल नहीं आ सकता है, तो आप उसके लिए होम एजुकेशन की व्यवस्था कर सके एज ए टीचर। और ब्लैक बोर्ड में जो लिखा है अगर उसे उतार नहीं पाता है तो फोटोग्राफ लेने की या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन आप दे, तो ये भी एक तरीके से हेल्प करेगा बच्चे की, है ना। डिफरेंट नीड्स है हर बच्चे की, तो उसके अकॉर्डिंग देखना है आपको। नेक्स्ट है बच्चों के बारे में जुटाई गई जानकारी के आधार पर बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार विद्यालय पाठ्यचर्या, जो करिकुलम है आपका, कक्षा के वातावरण, क्लासरूम एनवायरनमेंट और जो टीचिंग मेथड्स हैं, शिक्षण विधियां और इवैल्यूएशन के तरीके, इवैल्यूएशन के मेथड, मूल्यांकन के तरीकों को आप अडेप्ट करेंगे। जैसे आपको जानकारी मिली है, जैसे आपके बच्चे हैं, उसी हिसाब से आप चीजें करेंगे। ठीक है। चलिए, उसके बाद है 5 नंबर है दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण, असिस्टिव डिवाइसेस आप उपलब्ध कराएंगे ताकि उन्हें मॉनिटर भी आप अच्छी तरीके से कर पाए और उनका विकास हो रहा है या नहीं ये भी आप देख पाए। असिस्टिव डिवाइसेस क्या होती है? असिस्टिव डिवाइसेस इज लाइक, जैसे कोई बच्चा अगर व्हील चेयर पर है तो एक आदमी उसको परमानेंट उसके साथ रहे, अगर वो कहीं जा रहा है उसको लेकर के जाए, वो कहीं भी जा रहा है तो एक वो आदमी जब तक नहीं लेके जाएगा वो नहीं जा पाएगा। एक आप उसको एक ऐसी चेयर दे दें जिसके ऊपर कंट्रोल उस बच्चे का खुद हो, वो खुद बटन दबाए और वो चेयर चल जाए। ठीक है। तो ये क्या है? ये एक असिस्टिव डिवाइसेस है जो उस बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाएगी, वो अपने काम खुद कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, राइट जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है। ठीक है। कोई बच्चा अगर देख नहीं पा रहा है, अगर विजुअली उसका विजन जो है वो कम है, अगर उसको दृष्टि बाधित है, तो फिर आप उसके लिए क्या ब्रेल जो सिस्टम है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, मैग्नीफायर का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि बच्चा अच्छे से वहां पर देख सके। ठीक है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसी बुक का इस्तेमाल कर सकते हो जो मतलब टॉप वाली बुक हो। ठीक है। तो ऐसी चीजें क्या है, वो असिस्टिव डिवाइसेस होती है जो उनको एज ए लर्निंग एड उनके लिए काम करती है, उनको सीखने में दिक्कत नहीं होती। तो ये असिस्टिव डिवाइसेस है जो आप एज ए टीचर बच्चों को मुहैया करा सकते हैं। आज हम इसका पार्ट 2 यहाँ पर कर लेंगे और इसके साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में लर्निंग डिसेबिलिटी और जो एक्ट वगैरह है जो भी डिसेबिलिटी को लेकर के आए हुए हैं, जिसमें
हम 1995 को पढ़ते हैं और इसके अलावा जो 2016 वाला एक्ट है जिसने इसको रिप्लेस किया है। इसके अलावा हम इसमें बहुत सारी पॉलिसीज को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। भाई अभी तक गवर्नमेंट ने क्या क्या यहाँ पर नीतियां लेकर के आई है, कौन कौन से एक्ट इन सभी डिसेबल्ड पर्सन के लिए लेकर के आए हैं, वो सारी चीजें, मतलब कंटेंट के साथ साथ फैक्चुअल चीजें भी आपके लिए बहुत सारी है इस क्लास में, जो आप जब धीरे धीरे इस क्लास के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कितनी मेहनत करके मैंने इस कंटेंट को यहाँ पर प्रिपेयर किया है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी अपडेट मिलती रहेगी जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको पढ़ाई भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता है सबसे पहले। डिसेबिलिटी का मतलब क्या है, मतलब कोई भी चीज जो आप नहीं कर सकते हो, आप उसमें योग्य नहीं है, और बात यहाँ पर लर्निंग की हो रही है, यानी कि सीखने की हो रही है, ठीक है, यानी कि आप सीखने में अयोग्य है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स लैक और एब्सेंस ऑफ लर्निंग एबिलिटी। तो ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो शब्द है लर्निंग डिसेबिलिटी, ये सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो सैमुअल किर्क का नाम आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। 1963 में सैमुअल किर्क ने एक शब्द का जो है सबसे पहले इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब रिलेट करते हुए याद कर लेना, जैसे मैंने इसको याद करा हुआ है तो कुछ ऐसे याद किया हुआ है कि लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब किरकिरी टाइप से है, ऐसे मैंने थोड़ा सा ना रिलेट करके इसको याद कर रखा, तो आप भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए आगे है लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड में। अब जो बच्चे आते हैं मतलब उनमें क्या क्या दिक्कतें होती है, मतलब वो कैसे बच्चे होते हैं, तो इनके अंदर एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन स्लाइटली लेस। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, उनसे वो कम सोच पाते हैं, उनसे वो कम तर्क कर पाते हैं, रीजनिंग पावर इनकी कम होती है, थिंकिंग पावर इनकी कम होती है इन बच्चों की। बिलो एवरेज स्कूल अचीवमेंट परफॉर्मेंस, इनकी जो औसत विद्यालय उपलब्धि से निम्न का प्रदर्शन होता है, मतलब जो एवरेज बच्चे पढ़ते हैं ना उससे कम इनका थोड़ा सा होता है कि पढ़ने में भी इनको थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस में डिफिकल्टीज इनको दिखाई देती है। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णयात्मक कोई भी मतलब फैसला टाइप नहीं ले सकते हैं। केयरलेसनेस होती है, खुद के प्रति लापरवाही होती है, इनको थोड़ा सा केयर की जरूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा इजीली अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इनका गोल क्या है, अट्रैक्शन टू कॉमन साउंड्स एंड साइट, सामान्य ध्वनियों एवं दृश्यों के प्रति आकर्षण इनको होता है। पुअर कंसंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन, मतलब कंसंट्रेशन फोकस नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीजों से, ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते हैं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है। एबिलिटी टू रिमेन काम एंड इनएबिलिटी टू रिमेन काम एंड स्टेबल इन वन पोजिशन, एक ही स्थिति में शांत और स्थिर रहने की बहुत सारी है, वैसे इतनी सारी चीजें मैंने कुछ आपके लिए यहाँ पर लिख दी है। नेग्लेक्ट वंस ऑन प्रोग्रेस, खुद के प्रति लापरवाही एक तरीके से ये बरतते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगर आपसे बात करी जाए तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इनको क्योर नहीं किया जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई हम इनको फिक्स कर देंगे, हम इनको क्योर कर देंगे। ये आपकी एक लाइफ लॉन्ग यानी कि ताउम्र चलने वाली एक चैलेंज आप इसको कह सकते हो, आजीवन चुनौती आप इसको कह सकते हो। लेकिन एप्रोप्रिएट सपोर्ट और इंटरवेंशन से आप इनको क्या कर सकते हो, ये जो बच्चे होते हैं ना, अगर आप इनको अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इनको अगर हेल्प करेंगे तो ये कम्युनिटी में अपनी पढ़ाई में ना एक तरीके से बाधाओं में पार पाने में हेल्पफुल रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हो आप कि इनको आप ठीक कर सकते हो, ठीक है, क्योरेबल नहीं है। तो ऐसी कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो लर्निंग यानी कि सीखने से संबंधित अक्षमताएं हैं, तो उसमें सबसे पहले जो अक्षमता है वो आपकी ADHD है, जो कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। नाम से ही आप समझ सकते हो अटेंशन डेफिसिट यानी कि डेफिशिएंसी है किसमें, अटेंशन में, ध्यान नहीं दे पाते हैं। और हाइपर एक्टिविटी मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं बच्चे, इतना एक्टिव रहते हैं मतलब टिक के नहीं बैठ सकते एक जगह। तो ADHD की अगर बात करें, यहाँ पर हमारे ये लर्निंग डिसऑर्डर चल रहे हैं, ठीक है। तो ADHD की अगर बात करें तो इसमें क्या आता है, डिफिकल्टी स्टेइंग फोकस्ड, बिल्कुल भी फोकस नहीं रह पाते हैं। प्लेइंग अटेंशन मतलब अटेंशन नहीं दे पाते हैं। इनका बिहेवियर जो है वो बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोल में नहीं रहता है, ठीक है। इनको आप कह नहीं सकते हो कुछ भी आप टिक के बैठ जाओ करके, नहीं, ऐसे नहीं आप इनको बोल सकते हो। तो ADHD आप इसको ही समझ सकते हो कि बिल्कुल भी फोकस ना रहना, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहना,
ठीक है, तो वो ADHD है यहाँ पर। उसके बाद डिसकैलकुलिया, अब ये सारा ना आप उसमें भी सीटेट वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा, तो ये भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा है बिकॉज पूछ लिया जाता है, ये इसका हिस्सा है, तो इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्मोर्फिया, ये सारे क्या है, इसके चीजें हैं। तो डिसकैलकुलिया आप समझ सकते हो, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड, और कैलकुलेशन की जब भी बात आती है तो यहाँ पर जिस बच्चे को डिसकैलकुलिया डिसऑर्डर होता है वो बच्चा मैथमेटिक्स में थोड़ा सा दिक्कत होती है, उसको नंबर प्ले करने में दिक्कत होती है। ये क्या अफेक्ट करता है, पर्सन की एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नंबर्स एंड लर्न मैथ फैक्ट, ठीक है, यानी कि नंबरों के साथ बच्चा प्ले नहीं कर सकता है। तो जब भी मैथमेटिक्स समस्या कोई आ जाए तो आप क्या मार्क करेंगे, तो आप डिसकैलकुलिया को मार्क करेंगे, ठीक है। फिर आती है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया हमेशा ध्यान में रखना, ग्राफ से आप लगा सकते हो कि मतलब लिखना, तो ये जो आपका डिसऑर्डर है वो आपका लिखने संबंधी विकार है। ये जो विकार है वो कौन सा है, वो लिखने संबंधी, राइटिंग संबंधी डिसऑर्डर है ये आपका, ठीक है। तो ये क्या अफेक्ट करता है, पर्सन का हेड राइटिंग एबिलिटी एंड फाइन मोटर स्किल, दिस इज ए राइटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया डिसग्राफिया आपका किससे संबंधित है, लिखने संबंधित विकार है आपका। तो ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे पूछ लेंगे कि एक बच्चा है क्लास में, उसको लिखने में दिक्कत हो रही है, या फिर पूछ लेंगे उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो उसको वो किस विकार से ग्रसित है, ऐसे पूछ लेंगे आपसे। तो इनको आपने आराम से पढ़ लेना, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए, डिसलेक्सिया में आप ध्यान में रखेंगे ये जो आपका डिसऑर्डर है वो किसके संबंधित है, वो आपका रीडिंग संबंधी डिसऑर्डर, यानी कि पढ़ने संबंधी डिसऑर्डर है। यहां पर बच्चा क्या करता है, ये बी है तो इसको डी पढ़ लेगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे मतलब पढ़ने संबंधी डिसऑर्डर है, बी को डी पढ़ लेगा, पी को क्यू पढ़ लेगा, ऐसे पढ़ने से मतलब दिक्कत होती है ऐसे इस बच्चे को। तो डिसलेक्सिया में आप क्या ध्यान में रखेंगे, रीडिंग, इससे बच्चे की जो रीडिंग है वो अफेक्ट होती है। बट कई बार ना आपसे एग्जाम में ना पूछ लेते हैं कि राइटिंग संबंधी, तो आपको डिसग्राफिया ऑप्शन में नहीं रहता, तो ऐसे में आप क्या मार्क करेंगे, अगर आपको ऑप्शन में राइटिंग पूछा है अगर आपसे क्वेश्चन में, और अगर ऑप्शन में डिसग्राफिया नहीं है तो आप डिसलेक्सिया को मार्क कर सकते हो, यानी कि आप इसको रीडिंग और राइटिंग दोनों का लगा सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस आप राइटिंग की डिसग्राफिया को ही देंगे। डिसग्राफिया नहीं है तो आप डिसलेक्सिया को राइटिंग संबंधी यहां पर मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीट क्योर जो है डिसलेक्सिया का वो इम्पॉसिबल है, लेकिन इसको लोवेस्ट लेवल तक लाया जा सकता है अगर अच्छे से पढ़ाया जाए बच्चे को, अच्छे से बच्चे को समझाया जाए तो उसको ये समस्या में थोड़ा सा इजी उसको हो सकता है, बल्कि कंप्लीट क्योर इसका नहीं हो सकता, ठीक है। तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंटेलिजेंस, ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि संबंधी कोई बीमारी या फिर उसकी दृष्टि कमजोर है इसलिए वो बी को डी पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक न्यूरोलॉजिकल यानी कि तंत्रिका तंत्र जो है डिसऑर्डर है, विकार है ये एक उसका, जो कि क्योरेबल नहीं है। कई बार ये भी पूछ लेता है कैसा डिसऑर्डर है, तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, डिसलेक्सिया से संबंधित बच्चा बहुत अच्छे नंबर भी ला सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि बच्चे को सपोर्ट कैसा प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया डिसऑर्डर क्या होता है, ये प्रॉब्लम होता है विद मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, लैंग्वेज और स्पीच, मतलब आपके बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है, बॉडी मूवमेंट्स में आपको समस्या आ सकती है, तो वो कौन सा विकार होता है, वो आपका डिस्प्रेक्सिया होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, डिस्प्रेक्सिया आपका डिसऑर्डर क्या है, जो कि आपको प्रॉब्लम करता है मूवमेंट में, कोऑर्डिनेशन में, लैंग्वेज में, भाषा में, ठीक है, स्पीच में। तो ये अगर आपका आ जाए तो आप डिस्प्रेक्सिया को मार्क करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है ऑटिज्म। ऑटिज्म को ध्यान में आपने रखना है, वैसे इसमें इतना कुछ है नहीं है। इसको क्या बोला जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और ASD इसको बोलते हैं। ऑटिज्म जिस बच्चे को होता है उसका आई कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत ही लिटिल, या फिर कोई भी उसका मतलब वो आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर सकता है, ठीक है। बहुत ही बिल्कुल भी सोशल नहीं होता, वो सामाजिक नहीं होता, मतलब दूसरों में इंटरेस्ट ना के बराबर रखता है। शोइंग मोर इंटरेस्ट इन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी वस्तु में, आसपास उसके जो भी सराउंडिंग में चीजें है ना उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा, जबकि एज कंपेयर टू लोगों से बात करने में, आप उससे बात करोगे वो आपकी आंख में आंख डाल के बात भी नहीं करेगा, वो आपके एक बारे में तो सुनेगा भी नहीं, ठीक है। तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखता है लोगों के अलावा। अपियरिंग नॉट टू हियर व्हेन स्पोकन टू डायरेक्टली, आप सीधे तौर पर अगर उससे बात करेंगे तो वो सुनता भी नहीं है। और रिपीटेटिव मूवमेंट करता है फिंगर्स के साथ, हाथों का रिपीटेटिव मूवमेंट करेगा, मतलब हैंड का, फिंगर का करेगा, आर्म्स का करेगा, हेड का करेगा। और ऐसे आपने बच्चे शायद देखे भी होंगे, बार बार एक ही चीज को रिपीट करना, ठीक है। हाथों के अगर कोई मूवमेंट है तो उसको बार बार करता रहेगा, तो वो ऑटिज्म का एक तरीके से क्या है, सिम्टम्स है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक और चीज आती है मेंटल रिटार्डेशन, और मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मानसिक मंदता।
और ये इंटेलिजेंस में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें ना 4 तरह की मेंटल रिटार्डेशन होती है जो आपसे बहुत बार पूछ ली जाती है। तो टेट एग्जाम वगैरह में तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहली है माइल्ड, फिर है मॉडरेट, सेवर और एक है प्रोफाउंड। ठीक है, तो आईक्यू इनका आपको ध्यान में रखना होता है। भाई आईक्यू सबको पता है ना क्या होता है, आईक्यू इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट होता है। तो नॉर्मल बच्चे का कितना होता है भाई, 92, 110 होता है, ये तो सबको पता है। और ये बहुत ही मतलब नीचे वाले होते हैं भाई। मेंटल रिटार्डेशन मतलब मानसिक मंदता, कहीं ना कहीं मेंटली बच्चा थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा परेशान है। ठीक है, तो बात करते हैं माइल्ड की। माइल्ड मतलब हल्की मानसिक मंदता है, और इनमें जो आईक्यू बच्चे का होता है वो 50 से 55 से अप्रोक्स 70 आईक्यू तक जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर ना काफी सारा डाटा आपके लिए पिक करा, बिकॉज आप कहीं पर भी देखोगे ना आपको अलग अलग दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश करी कि आपका जो भी ऑप्शन पिक करेगा ना वो इसी के ही अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 50 से 55 देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको 50 से 60 देखने को मिल जाएगा। मतलब मिनिमम 50 से स्टार्ट होकर के अप्रोक्स कहाँ तक जाएगा, 70 आईक्यू। तो ये माइल्ड है। ठीक है, मॉडरेट मतलब जो मध्यम मानसिक मंदता है, ये आपकी 35 से 40 रहेगी, या फिर 50 से 55। ठीक है, मिनिमम आपकी 35 मिल सकती है, मैक्सिमम आपकी 55 मिल सकती है। ऐसे भी आपको दे सकते हैं कि 35 से आपको दे देंगे 45। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे रेंज में डाला है कि जो भी ऑप्शन में आएगा आप इसके अकॉर्डिंग मार्क कर पाएंगे। ठीक है, सेवर मतलब गंभीर मानसिक मंदता है, यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। तो 20 से 25 है यहाँ पर, और 35 से 40। ठीक है, तो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 40, इससे बीच में जो भी डाटा आएगा वो किस में लाई करेगा, वो आपका सेवर मेंटल रिटार्डेशन में आएगा। फिर आता है ये प्रोफाउंड, बिल्कुल ही मतलब गहन मानसिक मंदता, मतलब आप कह सकते हो मूर्ख श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जड़ बुद्धि होती है बिल्कुल ही। ऐसे बच्चों को आप बिल्कुल भी डील नहीं कर सकते हो। ऐसे बच्चे अपनी केयर खुद से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इनको दूसरों की हेल्प होती है, कुछ भी, हर चीज, हर काम करने के लिए। आप इनको पढ़ा नहीं सकते हो। ठीक है, तो बिलो 20 से 25 अगर आईक्यू है तो वो इस श्रेणी में आते हैं, प्रोफाउंड में आते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने लर्निंग डिसऑर्डर वगैरह सब देख लिए। अब बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि दिव्यांगता जो जिनमें होती है, मतलब है ना, विकलांगता जिनमें होती है, वो बेसिकली यहाँ पे अब आप पढ़ेंगे। तो इसमें क्या करना है, पर्सन विद डिसेबिलिटी मींस अ पर्सन विद ए लॉन्ग टर्म। ठीक है, क्या है इसमें, लॉन्ग टर्म फिजिकल, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम बच्चे को है, सेंसरी इंपेयरमेंट है, हु इज अनेबल टू इंटरेक्ट विद बैरियर्स, जो अपने रास्ते में आने वाले जो भी बैरियर्स है उन बाधाओं से खुद से पार नहीं पा सकता है। ठीक है, अपना फुल एक्टिव पार्टिसिपेशन सोसाइटी में नहीं दे सकता है, तो वो इसके अंतर्गत आता है। जैसे अगर कोई बच्चा व्हील चेयर पर है, कोई अगर दिमागी तौर पर किसी बच्चे को समस्या है, ठीक है, तो वो सब इसमें आता है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कोई अगर कानों से नहीं सुन पाता है, जिसको आंख से ना के बराबर दिखता है, तो वो सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म है ये चीजें। ठीक है, ऐसे बच्चों को मतलब या फिर ऐसे लोगों को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड होता है डिसेबिलिटी का। तो अब इसके अंदर हम ना 2 एक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला एक्ट आता है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, जिसको पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 बोलते हैं, विकलांग व्यक्ति अधिनियम। तो इसको सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद सेकेंड एक्ट है जो इसको रिप्लेस करता है, उसको देखेंगे। तो ये एक्ट आपका 1995 में आया था, विकलांग व्यक्ति अधिनियम। इसका मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, अधिकारों का संरक्षण, और फुल पार्टिसिपेशन। सोसाइटी में इन बच्चों का फुल पार्टिसिपेशन हो। बच्चे नहीं मतलब लोग भी हो सकते हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, इनका जो है इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, समान अवसर मिले, इनके अधिकारों का संरक्षण हो, कोई भी इनके अधिकारों का हनन ना करे, इनको पूर्ण भागीदारी समाज के अंदर हो। तो ये एक मेन मकसद था इस एक्ट को लाने का। इस एक्ट को जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी सारे भारत में इसको अप्लाई किया गया। ठीक है, ये एक्सटेंड किया होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और पीडब्ल्यूडी एक्ट है जो कि आपका ये आया था 1995 में, और इसको इनेक्ट मतलब आप कह सकते हो इसको लागू करने का काम कब किया गया, फरवरी 7, 1996 में किया गया। ठीक है, जो कि गारंटी करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। ये हमने ऊपर ही पढ़ा, उनका फुल पार्टिसिपेशन सोसाइटी के अंदर। पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहाँ पर सारी आपके लिए चीजें लगाई है, और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मैं भेज दूंगी, आप वहां से भी इसको देख सकते हो। द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज है कि इस डिसेबिलिटी के अंदर लाइक करने के लिए किसी भी इंसान में जो विकलांगता है वो कितनी होनी चाहिए, वो 40% होनी चाहिए, और ये सर्टिफिकेट उस बंदे के पास होना चाहिए है। तो 40% आपको जरूर ध्यान में रखना है कि विकलांगता 40% से कम है तो फिर वो इस श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक, फिर वो डिसेबल्ड पर्सन की श्रेणी में नहीं आएगा। इसके अलावा इनको
फ्री एजुकेशन की बात करी गई है 18 साल तक। जब आप RTE पढ़ते हो, राइट टू एजुकेशन एक्ट जब आप पढ़ते हो, तो उसके अंदर भी 6 to 18 ईयर्स तक की फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात करी गई है। ऐसे बच्चे जो विकलांग, ठीक है, जो डिसेबल्ड हो, उनकी बात करी गई यहाँ पर सेक्शन 3 के अंदर, ठीक है। तो अगर आपने RTE पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने पढ़ा रखा RTE, उसमें सारे सेक्शन मैंने आपको इंक्लूड कर रखे हैं, तो वो आप देख सकते हो, सर्च करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 18 साल तक यानी कि 18 साल तक इनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात यहाँ पर इस एक्ट के तहत करी गई। ऑल फोकस्ड ऑन मेकिंग पब्लिक बिल्डिंग, यहाँ पर क्या किया गया कि जो भी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, यानी कि जो सार्वजनिक भवन है जिसमें आपके क्या आ जाते हैं, हॉस्पिटल आ जाते हैं, स्कूल्स वगैरह आ जाते हैं, ऐसी चीजें जहां पर इनका अगर आना जाना हो तो उनको इनके अकॉर्डिंग बनाया जाए, ठीक है, उनको एक्सेसिबल बनाया जाए, डिसेबल्ड पीपल भी वहां पर जा सके, जैसे रैंप वगैरह बनाया जाए। अगर आपने अब देखा होगा तो जो स्कूल के जो स्ट्रक्चर अब बन रहे हैं ना, वो कुछ ऐसे बन रहे हैं कि स्कूल के एक साइड में आपका रैंप बनेगा और दूसरी साइड में सीढ़ियां लगेगी, ठीक है। तो रैंप इन बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं, वो सभी इसी के अकॉर्डिंग ही, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत ही बनाए जा रहे हैं, जो कि NEP का हिस्सा हो जाती है, ठीक है। तो हॉस्पिटल वगैरह में, कोई भी ऐसी पब्लिक जो बिल्डिंग्स है, उनमें इन लोगों के लिए रैंप बनाया जाए। अगर कोई व्हील चेयर पर है तो वो आराम से जा सके, ऐसा नहीं हो सके भाई उनको चढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सार्वजनिक भवनों को मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या बनाया जाए, एक्सेसिबल बनाया जाए, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी कब ऑब्जर्व किया जाता है? 3 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, और पब्लिक, अब यहाँ पर ना कुछ सीटें रिजर्व करी गई है इस एक्ट के तहत कि जो इंसान मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी जो भी होगा ना, उनको कितनी % सीटें दी जाएंगी, उनको 3% सीट का यहाँ पर प्रावधान जो है वो किया गया है, ठीक है। सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में और सरकारों से सहायता प्राप्त करने वाले अन्य लोग PWD के लिए कम से कम 3% सीटें यहाँ पर आरक्षित करेंगे। तो कितने % सीटों की बात करी गई है? 3% सीटों की यहाँ पर बात करी गई है। अब इसके अंदर जो डिसेबिलिटी आती है वो 7 टाइप की डिसेबिलिटी रखी गई है। पूछ लिया जाता है कई बार कौन कौन से 7 तरह की डिसेबिलिटी है, ये भी पता होना चाहिए है। तो सबसे पहला है ब्लाइंडनेस, अंधापन। दूसरा है लो विजन, अगर आपको कम दिखता है, ये तो मतलब बिल्कुल ही जिनको ना दिखता हो, और अगर आपको कम दिखता है तो उसकी बात करी गई है। लेप्रोसी कार्ड, कुष्ठ रोग, ठीक है, कुष्ठ रोग की बात करी गई। हियरिंग इंपेयरमेंट, अगर आपको कम सुनता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मतलब आपकी मोबिलिटी से रिलेटेड है, आपके मूवमेंट से रिलेटेड है ये, ठीक है। मोबिलिटी आप कह लो या फिर मूवमेंट आप कह लो, मतलब चलने फिरने संबंधी समस्या, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन, जो मैंने अभी रिटार्डेशन आपके साथ डिस्कस करी है, और मानसिक बीमारी अगर है, तो ये 7 प्रकार की डिसेबिलिटी इस PWD एक्ट 1995 के तहत की गई है। इसके एक्ट के बारे में आपको इतना ही पता रहना चाहिए है, जो कि फैक्चुअल थी, सारी चीजें मैंने सब इंक्लूड कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा है। अब इस एक्ट को रिप्लेस करने का काम क्या, एक और एक्ट आया, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में ये एक्ट आया, और इसको यहाँ पर जो डिसेबिलिटी वो बढ़ करके 21 हो गई। पहले आपकी डिसेबिलिटी इसमें कितनी थी? 7 थी, और अब कितनी हो गई है? 3 गुना हो गई, यानी कि 21 डिसेबिलिटी को, 21 दिव्यांगता कह लो आप, विकलांगता को यहाँ पर जगह दी गई है इस एक्ट में, 2016 वाले एक्ट में। तो आपसे पूछ लिया जाता है 1995 को किसने रिप्लेस किया है? तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में। तो आप इसको ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था ना, इंक्लूसिव एजुकेशन, उसमें भी ये चीज डिस्कस करी थी, जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, संयुक्त महासभा ने एक कन्वेंशन वहां पर हुआ था, अगर ध्यान में हो, क्वेश्चन आंसर में डिस्कस किया था, ठीक है, ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। और ये कन्वेंशन कब हुआ था? 13 दिसंबर 2006 को हुआ था, है ना। इसके बाद ही जो है सभी को एक तरीके से, हर देशों को बोला गया भी आप कुछ ना कुछ करिए इन लोगों के लिए। तो इंडिया ने इसको एक तरीके से, भारत ने 1 अक्टूबर 2007 को इस कन्वेंशन की पुष्टि करी थी। और अगर बात करें RPWD एक्ट 2016 की, तो इसको दिसंबर 2016 में ये जो है आया था, और इसको मतलब फोर्स में, ठीक है, यानी कि लागू करने का काम कब किया गया? 15 जून 2017 में किया गया। तो ये जो डेट है ना, ये जरूर ध्यान में रख लेनी है आपने, 15 जून 2017 को। और जो 1995 वाला एक्ट था वो जम्मू कश्मीर में नहीं था, जबकि 2016 वाला एक्ट ऑल ओवर इंडिया हर जगह था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। मतलब इसको ये भी, इसमें भी था जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग, एक्सेप्ट नहीं, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे कब कब ये आया था। और इसके अंदर जो है कितने चैप्टर्स हैं आपके? तो 102 सेक्शन है और 17 चैप्टर है इसके अंदर,
पीडब्ल्यूडी एक्ट ये जो है ये किसको रिप्लेस करता है, 1995 वाले एक्ट को रिप्लेस करने का काम करता है। और किसके अंतर्गत आता है अगर ये पूछ ले तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, समाज न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फीचर्स की, क्या क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि जो डिसेबिलिटी है वो किससे बढ़कर कितनी हो गई है, 7 से बढ़कर के 21 हो गई है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है पूरा पूरा इसमें और डिसेबिलिटी भी ऐड कर सकती है। बट राइट नाउ कितने हैं, राइट नाउ आपको ध्यान में रखने हैं 21 डिसेबिलिटी है जो कि हम पढ़ेंगे नीचे। ठीक है, तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अब वहां पर भी 40% होना चाहिए था भाई, जो डिसेबिलिटी है वो कितनी होनी चाहिए 40%। इसमें भी यही कहा गया कि डिसेबिलिटी कितनी होनी चाहिए 40% ही आपकी होनी चाहिए, तभी आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, तभी आप इस एक्ट के अंदर जो भी आपको लाभ मिलने हैं वो तभी मिलेंगे जब आपकी डिसेबिलिटी कितनी हो 40% हो। इसमें भी आपको 6 to 18 साल के जो बच्चे हैं उसको राइट दिया गया, उसको अधिकार दिया गया फ्री एजुकेशन का। ठीक है, तो कुछ चीजें यहाँ पर चेंजेस है, जैसे इसमें यहाँ पर चेंज क्या है कि इसमें जो सीटें हैं वो आपकी बढ़ करके कितनी हो जाती है, तो यहाँ पर इंक्रीज द रिजर्वेशन ऑफ पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी फ्रॉम 3 से 4% तो सरकारी नौकरियों में हो गई है। 3 से 4 वहां पर कितनी थी 3% थी, तो 3 से 4% तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स में हो गई है, और 3 से 5% आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हो गई। अगर आप हायर एजुकेशन में जा रहे हो, अगर आप उच्च श्रेणी शिक्षा अगर ले रहे हो तो आपका फिर यहाँ पर 5% आपको सीटें मिलेंगी। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो और जो जॉब है तो वहां पर 4% सीटें आपके लिए आरक्षित करी जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये डाटा जरूर ध्यान में रख लेना। अब जो लास्ट वाली लाइन है वो ये कहती है कि अगर कोई भी इनके अधिकारों का हनन करता है तो फिर आपको यहाँ पर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो पेनल्टी क्या होगी, एनी पर्सन हु वायलेट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एनी रूल और रेगुलेशन मेड अंडर इट, कोई भी अगर रूल रेगुलेशन जो कि इस एक्ट के तहत बना है इसको अगर छेड़ता है या फिर इसको तोड़ने की कोशिश करता है तो फिर वो पनिशेबल है, या तो आपको 6 महीने की जेल होगी या फिर आपको 10,000 रुपया पे करना पड़ेगा, या फिर आपको अगर थोड़ा गंभीर है तो फिर आपको दोनों ही हो सकता है। और अगर आप बार बार ऐसी चीजें करते हो तो आपको 2 साल के लिए जेल हो जाएगी, 50,000 का फाइन आपको पे करना पड़ सकता है, या फिर 5 लाख तक का भी आपको फाइन यहाँ पर पे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे सारी चीजें, ये भी हिंदी में मैंने वही लिखे, हिंदी में मैंने बोल दी है। आप 21 डिसेबिलिटी यहाँ पर कौन कौन सी है ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये 21 डिसेबिलिटी मैंने यहाँ पर लिखी है, इसको आप पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगे टेलीग्राम पर, उस पर देखेंगे। बट फिलहाल पिक्चर के थ्रू हम इन सारी 21 डिसेबिलिटी को यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, इसको वहां पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। चलिए, पिक्चर्स के साथ इसलिए लगाए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए फर्स्ट है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक है, चलन दिव्यांगता, चलने संबंधी, हाथ या पैर अथवा दोनों की दिव्यांगता। ठीक है, आपका हाथ काम नहीं करता या फिर आपका पैर नहीं करता या फिर दोनों ही, लकवा अगर लग गया है, हाथ पैर अगर कट गया है तो फिर वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आता है। ठीक है, बोनापन है, ड्वार्फिज्म है, व्यक्ति का कद जो है वो वयस्क होने पर भी 4 फुट 10 इंच या फिर 147 सेंटीमीटर या फिर इससे कम अगर है तो आप इसके अंतर्गत आते हो। इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, मांसपेशियों में कमजोरी है या फिर विकृति हो गई है, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हो, तो इसके अंतर्गत आप आते हैं। एसिड अटैक इसमें शामिल कर दिया गया है अभी। ठीक है, और ये जो है बहुत ही मशहूर है, लक्ष्मी अग्रवाल, इन पर मूवी भी आई थी छपाक। तो शरीर के अंग, हाथ पैर आंख आदि पर तेजाब हमले की वजह से असामान्य या फिर प्रभावित होना, तो एसिड अटैक जो भी विक्टिम्स है वो इसके अंतर्गत आती है। ब्लाइंडनेस अगर है, देखने में कठिनाई है या फिर पूरी तरीके से अंधे हैं तो फिर इसके अंतर्गत आता है। लो विजन है, कम दिखना है, 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में रंगों की अगर पहचान नहीं कर पाते हैं, ठीक है, 60 वर्ष से कम है वो, तो फिर वो इसके अंतर्गत आता है लो विजन में। ठीक है, देखो हर चीज का ना कोई रूल वगैरह होता है, ऐसा नहीं है कि भी आपको कम दिखता तो आप इसमें आ जाएंगे। 40% डिसेबिलिटी आपकी होनी चाहिए है। अब फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है, जिसमें अगर आप डीफ है, श्रवण बाधित अगर आपको समस्या है, दोनों कानों में 70 डेसिबल श्रवण क्षति है तो आप इसमें आते हैं। अब फिजिकल हाँ ये वाला हार्ड ऑफ हियरिंग, अगर आपको कम सुनता है, ठीक है, ये सारी फिजिकल डिसेबिलिटी आपकी चल रही है। हार्ड ऑफ हियरिंग है, दोनों कानों में 60 से 70 डेसिबल श्रवण क्षति है, ठीक है, ये तो इसमें आती है। मतलब इसमें पूरी तरीके से अगर आपको नहीं सुनता या फिर इसमें बहुत ही ऊंचा टाइप सुनता है, हार्ड बहुत है, सुनने में दिक्कत हो रही है। बोलने एवं भाषा की दिव्यांगता, स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, बोलने में कठिनाई है, सामान्य बोली से अलग अगर आप बोलते हो जिसे अन्य लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, तो वो इसमें आता है। उसके बाद है लेप्रोसी कट, कुष्ठ रोग से हाथ या पैर या उंगलियों में विकृति है, अगर टेढ़ापन है तो वो इसके अंतर्गत आता है। पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है।
दूसरा है कि शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे हो जाना, हाथ या पैर या उंगलियों का सुन्न हो जाना, तो वो इसके अंतर्गत आता है। सेरेब्रल पाल्सी है, पैरों में जकड़न है, जैसे आप इस बच्चे को देख पा रहे हो, चलने में कठिनाई है, हाथ या काम करने में अगर कठिनाई आ रही है। मल्टीपल डिसेबिलिटी है, मतलब एक से ज्यादा डिसेबिलिटी अगर आपके पास है, ठीक है, दो या दो से अधिक दिव्यांगता, जैसे आपको सुनता भी नहीं हो और आपको दिखने में भी समस्या हो, तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब बौद्धिक कार्य एवं अनुकूल व्यवहार में कमी, मतलब जो भी आपके उम्र के हिसाब से जो आपकी इंटेलिजेंट पावर होनी चाहिए वो नहीं है, ठीक है, आप वैसा बिहेव नहीं कर पा रहे हो, तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, भाषा बोलने या लिखने की कमी। डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी है ये सारी, ठीक है। अफेजिया है। उसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटी है, जैसे ऑटिज्म इसके अंतर्गत आता है। और मेंटल इलनेस, ठीक है, मानसिक अगर कोई बीमारी है, अस्वाभाविक व्यवहार है, खुद से ही बात करते हैं, मति भ्रम, भय व्यसन या फिर गुमसुम रहना, ठीक है, तो ये सब इसके अंदर आता है। मल्टीपल सिरोसिस, तो दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी। और पार्किंसन डिजीज इसके अंतर्गत आता है। तो आपको ना ये नाम ध्यान में रख लेना है, ठीक है, इसमें होता क्या है, इसलिए आप भले ही ना याद कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन नाम जरूर ध्यान में रख लेना। मेंटल इलनेस हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गया, ऑटिज्म हो गया, मल्टीपल डिसेबिलिटी हो गया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। होमोफीलिया, ये ब्लड रिलेटेड है भाई, चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाता है, रक्त बहना बंद नहीं होता, तो वो ब्लड क्लोटिंग ही होता है कि मतलब रुक जाती है ब्लड क्लोटिंग, ठीक है, खून का थक्का नहीं जम पाता है। थैलेसेमिया भी आपके ब्लड रिलेटेड ही है, खून में हेमोग्लोबिन की कमी है, ठीक है, खून की मात्रा कम है। सिकल सेल डिजीज, ये भी आपकी ब्लड रिलेटेड है, खून की अत्यधिक कमी है, खून की कमी से शरीर के अंग अवयव खराब होना, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी थी, जिनको आप एक दो बार अगर नजर मारेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी ये चीजें। तो आपको 7 तरह की डिसेबिलिटी कौन सी थी वो भी पता होना चाहिए है, और जो 21 टाइप की जो 2016 वाले एक्ट में है वो भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्चुअल चीज की, पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब यहाँ पर आगे से जो भी चीजें स्टार्ट होगी वो सारी आपकी फैक्चुअल चीजें स्टार्ट हो रही हैं कि कौन कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वो सारी चीजें अब आपकी आएंगी। तो नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006, इसकी बात करेंगे। कल एक क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड शायद मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, तो उसके बारे में यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। राष्ट्रीय विकलांग जन नीति 2006, इस नीति को केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2003 को लाया था, इसका गठन किया था, और इसकी मंजूरी किसने दी थी, उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और 2005 में इसकी मंजूरी दी गई। 10 फरवरी 2006 को ये लागू हो गया था, ठीक है, तो आपको लागू का पता रहना चाहिए, डेट अगर याद कर पाए, 2-3 डेट है तो आप जरूर इसको ध्यान में रख लें। और ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर डिसेबल्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो सारी चीजें उनके ही फेवर में होंगी। उद्देश्य एक सक्षम वातावरण बनाना है जो विकलांग व्यक्ति के सम्मान अधिकारों का सम्मान करता हो, ठीक है, उनके राइट्स की बात करता हो, ठीक है, सोसाइटी में उनका पार्टिसिपेशन हो, इसकी बात करता हो। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस पॉलिसी के, तो वो देख लो। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो बैरियर फ्री हो, मतलब बाधा मुक्त एनवायरनमेंट, उनको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो चीजों में। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या कर सकते हैं, व्हील चेयर रैंप हम बना सकते हैं, कोई भी जो पब्लिक बिल्डिंग्स है, जैसे मैंने अभी पीछे बात करी है कि उनके लिए आप एक रैंप टाइप बना देते हो कि अगर कोई व्हील चेयर पर है तो वो आराम से चेयर से चढ़ सकता है उस पर, ठीक है, वो कोई भी फ्लोर पर जाना चाहता है तो वो चला जा सकता है, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। तो ऐसा एनवायरनमेंट उनके लिए सेट करना, एलिवेटर्स उनके लिए लगा लेना, ठीक है। ब्रेल सिग्नेचर, ब्रेल क्या है भाई, एक सिस्टम है रीडिंग और राइटिंग का, जिनको कम दिखता है, ठीक है, विजुअल इंपेयर्ड है जो उनके लिए है, एक तरीके से ये एक सिस्टम है लिखने का और पढ़ने का। तो इन चीजों की उपलब्धता इनके लिए करा देना ताकि इनके लिए एनवायरनमेंट बिल्कुल ही कैसा हो जाए, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट हो जाए, ठीक है, इतना यहां समझ में आया। सेकेंड है विकलांग महिलाओं का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए ऐसी महिलाएं जो डिसेबल्ड है उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश यहाँ पर इस पॉलिसी में करी गई है। तो उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना, ठीक है, यानी कि व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना इनके लिए, जो इनको स्किल प्रोवाइड कर सके, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके ताकि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाए, एम्प्लॉयबिलिटी इनकी बढ़ जाए, कहीं ना कहीं कुछ अर्न कर पाए, ठीक है, एक तरीके से खुद को ये ना लगे इनको कि भैया हम अलग है, हम कर नहीं सकती है, तो उनके लिए ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना। तो ये वुमेन के लिए हो गया।
अब इस पॉलिसी का काम क्या है कि डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी जारी करना। भाई जो डिसेबल्ड होगा, जिनको 40% डिसेबिलिटी है, उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट को दिखा करके वो अपने जो उनके राइट्स हैं उनको वो गेन करते हैं। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटिंग ऐसे ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम को सेटअप करना, सेटिंग अप डेडिकेटेड कुछ ऐसे सेंटर्स को सेटअप करना जो इनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सुविधा करा सके। ठीक है, उनको मुहैया करा, इनको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, आसपास में ऐसे सेंटर्स इनको मिल जाए कि जहां सर अपने वो ये जो प्रमाण पत्र है डिसेबिलिटी के, विकलांगता के, वो इनको मिल जाए। गैर सरकारी संगठन जो एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनको बढ़ावा देना, इनको प्रमोशन करना। क्यों? क्योंकि जो एनजीओ होती है वो करती क्या है, वो बेसिकली सरकार के जो इफर्ट्स होते हैं उनको ही आगे लाने का काम एनजीओ का होता है। तो एनजीओ को जब ये बढ़ाएंगे, उनको आगे लाएंगे, तो कहीं ना कहीं किन को हेल्प होगा, जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको यहाँ पर हेल्प होगा। ठीक है, तो उनके साथ कोलैबोरेट करना एनजीओ के साथ टू सेटअप कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स इन अंडर सर्व्ड एरिया। ठीक है, तो कम सुविधा वाले क्षेत्रों में समुदाय आधारित पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करना। बेसिकली एनजीओ का काम वही होता है कि सरकार के द्वारा जो भी चीजें चलाई हुई है उनको फुलफिल करने का काम एनजीओ का होता है। विकलांग व्यक्तियों के रिकॉर्ड का संग्रह, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ऐसे व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखना काफी जरूरी हो जाता है ताकि ये पता चल सके कि देश में किस प्रकार की डिसेबिलिटी है या किस प्रकार से लोगों को समस्या आ रही है। ठीक है, तो ये सभी देश के भीतर अक्षमता के प्रसार, प्रकार और वितरण पर जानकारी एकत्रित करने के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण किए जाते हैं, नेशनल सर्वे किए जाते हैं, और कहीं ना कहीं जनगणना आयोजित करना ताकि पता चल सके। और जब पता चलेगा तभी तो आगे चीजें इंप्लीमेंट करी जाएगी। सोशल सिक्योरिटी की बात करी गई है। सोशल सिक्योरिटी में क्या होता है, इनको अलाउंस देने की बात करी गई है, मतलब आप कह सकते हो कि विकलांग भत्ता देने की बात करी गई, इनको सब्सिडी प्रोवाइडेड करने की बात करी गई ताकि इनको फाइनेंशियली थोड़ा बहुत हेल्प किया जा सके। ठीक है, तो ये पॉलिसी के अंतर्गत आने वाली सारी चीजें हैं जो आप ध्यान में रख लेना, एक दो बार पढ़ेंगे ना वो हो जाती है चीजें। ठीक है, रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपसे रिटर्न में नहीं पूछेगा, आपको ऑप्शन फिल करने हैं वहां पर। चलिए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन आईईडीसी, आईईडीसी आपने सुना होगा, आईईडीसी काफी इंपॉर्टेंट है। एक ये चीज यहां पर लगाई गई है, इस स्कीम को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, तो ऐसा मतलब विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा इसको हिंदी में कहते हैं। तो इस स्कीम को सेंट्रल यानी कि केंद्र के द्वारा इस स्कीम को लाया गया था 1974 में, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के द्वारा, समाज कल्याण विभाग के द्वारा। देखो मैंने हर चीज लाइन टू लाइन बिल्कुल यहाँ पर लगाई है जो कि फैक्चुअल है, तो आप पढ़ना पड़ेगा, आपको ये थोड़ा दिमाग में बिठाना पड़ेगा इसको। इस स्कीम को ट्रांसफर कर दिया गया बाद में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा विभाग को 1982 में इसे ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, फैक्चुअल चीजें हैं तो पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। अंडर दिस स्कीम क्या होता है कि जो हैंडीकैप चिल्ड्रन है आर सोट टू बी इंटीग्रेटेड इन द नॉर्मल स्कूल सिस्टम, जो सामान्य स्कूल प्रणाली है इसके तहत ही इन बच्चों को, जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, जो विकलांग बच्चे होते हैं, इनको एकीकृत किया गया। किनमें? जो सामान्य स्कूल होते हैं, कि मतलब ये भी नॉर्मल स्कूल्स में ही आप पढ़ेंगे, इनकी एजुकेशन भी यहीं पर ही की जाएगी। ठीक है, तो ये इस स्कीम के तहत किया गया। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन आईईडीसी वाज एस्टैब्लिश्ड विद एन ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है इसका, टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, जो शैक्षणिक जो भी अपॉर्चुनिटी है, अवसर है इन बच्चों का, वो सभी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, मतलब विकलांग बच्चों की जो भी शैक्षणिक अवसर है वो कहां पर हो सके, जनरल स्कूल सिस्टम में। वही चीज जो मैंने अभी ऊपर बताई। ठीक है, बट ये आपको ना ऐसे पूछ लेते हैं और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसलिए मैंने इस लाइन को यहाँ पर लगाया है कि नॉर्मल जनरल स्कूल सिस्टम में इन बच्चों को लाया जाए, इनको एकीकृत किया जाए वहां पर, और ये बच्चे भी उन्हीं बच्चों के साथ मिलकर के अच्छे से अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सके। ठीक है, तो आईईडीसी स्कीम को 1992 में रिवाइज भी किया गया था। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, 74 में आई थी बट इसको रिवाइज करने का काम, संशोधित करने का काम 1992 में किया गया। क्यों किया गया था? क्योंकि अभी तक जो इन बच्चों के लिए मतलब जो हेल्प एक तरीके से प्रोवाइड करी जाती थी वो 50% प्रोवाइड करी जा रही थी, और 1992 के बाद जो ये हेल्प हो गई वो 100% असिस्टेंस यानी कि 100% सहायता अब दी जाने लगी। जो भी राज्य है, यूनियन टेरिटरीज है, इन सभी को 100% अब हेल्प यहाँ पर दी जाने लगी रिवाइज होने के बाद। इससे पहले 50
50% दी जाती थी रिवाइज होने से पहले, ठीक है। तो इन बच्चों की एजुकेशन के लिए जो कि माइल्ड हैंडीकैप से गुजर रहे हैं, कॉमन स्कूल में ये सभी लोग पढ़ सके, इनको आवश्यक एड प्रोवाइडेड हो, इंसेंटिव और स्पेशली ट्रेन टीचर इनको मिल जाए, इसके लिए 100% जो हेल्प है वो सेंट्रल की तरफ से सारे स्टेट और यूटीज को प्रोवाइड की जाने लगी इस स्कीम के तहत, IEDC के तहत, ठीक है। इतना यहां से समझ में आया, सारी चीजें फैक्चुअल है भाई। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, PIED, ठीक है। अब ये भी आपका लिंक करता है जो आपकी IEDC आई थी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये उसी से ही लिंक करने का काम करता है, क्योंकि ये एक ऐसी अप्रोच है PIED, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड, ये एक ऐसी अप्रोच है जो IEDC को ही स्ट्रेंथ करती है, मतलब इसी को ही जो हमने अभी पीछे पढ़ी है ना इंटीग्रेटेड एजुकेशन, उसको ही और मजबूत करने का एक दृष्टिकोण है PIED, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था NCERT और यूनिसेफ के द्वारा, NCERT और यूनिसेफ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में यूनिसेफ की फुल फॉर्म बताएंगे और NCERT की फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है। 1987 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MHRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत, ठीक है, ये भी बताएंगे। और MHRD को अब बदल करके क्या नाम दे दिया गया है, जो कि NEP के अंतर्गत आता है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में MHRD को बदल करके अब क्या बुलाया जाने लगा है, ये भी बताएंगे। तो 3 चीज मैंने आपको दी है होमवर्क में, ठीक है। मुझे सबके कमेंट आने चाहिए, जितने भी लोग देखेंगे, दोनों की फुल फॉर्म और MHRD को अब क्या बुलाया जाने लगा है ये भी बताएंगे, क्योंकि अगर आपने NEP देखी है मेरी पढ़ाई हुई तो फिर आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। और NCERT का मैंने बताया हुआ है, तीनों चीजें आप बताएंगे मुझे। तो 1987 में, ठीक है, आप डेट ईयर आप ध्यान में रख लेना। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो स्पेशल नीड है ऐसे बच्चों की, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी कुछ नीड होती है, जो फिजिकल और मेंटली डिसेबिलिटी हो, उनको कैटर करने के लिए इसको लाया गया है PIED को। ये फोकस करता है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम पर, ठीक है। तो जो शिक्षक है उनको प्रशिक्षण प्रदान करने का काम इसके अंतर्गत किया जाता है, और इसमें ये जो है 3 लेवल पर किया जाता है, 3 लेवल पर। जो फर्स्ट लेवल है वो है 5 डे का, यानी कि 5 दिन का ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये, ठीक है, 5 दिन का। सबसे पहला क्या है, 5 डे ओरिएंटेशन कोर्स फॉर ऑल द टीचर्स इन द रेगुलर स्कूल, जो नियमित स्कूल होते हैं उसमें सभी टीचर्स को 5 दिन के इस कोर्स से गुजरना है। दूसरा है कि 6 वीक का इंटेंसिव ट्रेनिंग है, मतलब गहन शिक्षण है, 6 वीक का, 6 हफ्तों का। मतलब अब जो है 100% नहीं है, 10% टीचर्स यहाँ पर आएंगे, ठीक है, 10% शिक्षकों के लिए 6 हफ्ते का गहन प्रशिक्षण प्रोग्राम है ये। उसके बाद थर्ड है 1 साल का 1 ईयर मल्टी कैटेगरी, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज में, ठीक है, बहु श्रेणी में ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 8 to 10 यानी कि 8 से 10 टीचर्स आएंगे, सिर्फ रेगुलर स्कूल टीचर होंगे ये, और इनके लिए 1 ईयर का मल्टी कैटेगरी ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो ये 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो PIED के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट जो स्कीम आई है आपकी वो है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। ये सारी स्कीमें हम सीटेट में भी पढ़ते हैं, बट तब हम सिर्फ इनकी फुल फॉर्म पढ़ के छोड़ देते हैं, बट अब ये पेपर है आपका नौकरी वाला, तो इसलिए मैंने इसमें यहाँ पर इंक्लूड किया है, कभी फैक्चुअल चीजें ना पूछ बैठे आपसे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, IEDSS, ठीक है, ये भी आपका IED से ही रिलेट करता है, IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो यहाँ पर बात करी गई है सेकेंडरी स्टेज पर बच्चे की इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करी गई, हिंदी में भी पढ़ लेंगे। तो इसको लॉन्च करने का काम 2009 से 10 में किया गया था। ये स्कीम रिप्लेस करती है किसको, IEDC को। भाई जो PIED थी वो तो IEDC को स्ट्रेंथ करती है, मतलब उसको और मजबूत बनाती है, लेकिन ये जो है IEDSS ये इसको ही रिप्लेस कर रही है, इसको IEDC, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ी ना इंटीग्रेटेड एजुकेशन वाली, उसको ही रिप्लेस करने का काम कर रही है, यानी कि उसकी जगह पर अब ये आ गई है IEDSS, जिसकी फुल फॉर्म है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। इतनी चीजें यहां से क्लियर हुई, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, चीजें इजी हैं, बस कंफ्यूज नहीं होना। अब इसका एम क्या है, टू इनेबल ऑल स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज टू परस्यू 4 ईयर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन पता किसकी बात करी जा रही है, ये सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहा है, मतलब कि 9वीं से लेकर के 12वीं, ये जो 4 साल है ना, इसमें बच्चे की शिक्षा यहाँ पर पूरी हो, इस शिक्षा को मेंटेन करने का, इस शिक्षा पर फोकस करने का काम इसका है,
IEDSS का, ठीक है। तो 4 साल की जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसके बारे में बात करता है। इट प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर द इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन क्लास 9 से 12। इस स्कीम को अब सबज्यूम्ड कर दिया गया है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA में 2013 से, ठीक है। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी वो उसमें मिल रही है, कभी वो उसमें, लेकिन खुद से अब जब एक बार पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब IEDSS जो है इसको मर्ज कर दिया गया है, किसमें शामिल कर दिया गया है, एक स्कीम है आपकी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA में। तो अब RMSA के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए कि आखिर ये क्या है। तो ये स्कीम भी आपकी 2009 में ही लॉन्च हुई थी। जो IEDSS जो अभी आपकी ये ऊपर थी, ये भी 2009 से 10 में ही आई थी। तो इसको मर्ज कर दिया गया है RMSA में, जो खुद 2009 में आई थी, और ये भी सेकेंडरी एजुकेशन की बात करती है, ताकि अच्छी क्वालिटी की शिक्षा यहाँ पर अवेलेबल हो इन बच्चों के लिए, ठीक है। एक्सेसिबल हो, सभी को अफोर्डेबल हो, सभी कर पाए, जितने भी यंग पर्सन है 15 से 16 एज ग्रुप वाले, यानी कि जो 9वीं से 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं, जो सेकेंडरी एजुकेशन वाले बच्चे हैं, जो सेकेंडरी शिक्षा वाले बच्चे हैं, उनकी ही बात करी जाइए। तो इस स्कीम को अब RMSA में एक तरीके से शामिल कर दिया गया है। यहां से समझ में आई इतनी चीजें। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान SSA को भी पढ़ते जाओ भी यहाँ पर। SSA इज टर्म्ड एज एन एजुकेशन फॉर ऑल। भाई सर्व शिक्षा अभियान मतलब सर्व मतलब सबके लिए शिक्षा, ठीक है। तो एक ऐसा मूवमेंट चला गया, एक ऐसा अभियान आया, ये कहा गया कि भाई सबको शिक्षा मिलेगी, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो SSA इज टर्म्ड एज एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। इसके पियोनियर कौन है, तो ये जो आपका है वो 2001 में आया था, ठीक है। और ये जब आया था तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे, जो अभी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उनके कार्यकाल के दौरान ये चीजें आई थी। और इसको 2001 में लाया गया था ताकि एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करा जाए, यानी कि जो आपकी जो प्राथमिक शिक्षा है उसके सार्वभौमिकरण के लिए इसको लाया गया था। भाई सभी बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन जरूर मिले, कोई भी बच्चा इससे वंचित ना रह पाए। और इसको और भी स्ट्रॉन्ग करने का काम तब हुआ जब हमारे संविधान में 86वां संशोधन हुआ। 86 अमेंडमेंट जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, संविधान के अंदर जब ये संशोधन हुआ, तो इसने और भी ज्यादा इसको बूस्ट अप किया, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान को, क्योंकि उसमें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात करी गई 6 से 14 साल के बच्चों की, और 6 से 18 साल के बच्चों की किन की बात करी गई, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी बात करी गई। तो इसने और भी इस सर्व शिक्षा अभियान को बूस्ट अप करने का काम किया, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बार बार में कि जो डिसेबल्ड बच्चे उनके लिए स्कीम लाई गई, सारी चीजें करी गई। अब एक रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI भी आपको पढ़ना होता है, क्योंकि इन सबको कंट्रोल करने का काम, हर चीज को देखने का काम किसका होता है, RCI का होता है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो RCI आपने जरूर पढ़ना है। तो RCI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसके कुछ रूल्स नियम है भाई, ठीक है। एक वैधानिक निकाय है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1992 में, और इसको जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद। तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे, इसे इसके रूप में जाना जाता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या ऑब्जेक्टिव है, ये रेगुलेट करता है और स्टैंडर्डाइज करता है। मतलब कि क्या मतलब, एक तरीके से आप कह लो कि मेंटेन करने का काम करता है, मानक प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। जो सारी फैसिलिटी हम किसको प्रोवाइड करते हैं, जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, जो भी विकलांग लोग होते हैं, उनको जो भी सपोर्ट, जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम होता है, उसको देखरेख का काम, उसको मेंटेन करने का काम, उसको रेगुलेट करने का काम किसका है, RCI का काम है, ठीक है। तो अभी समझ में आया कि RCI एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि रेगुलेट करती है, स्टैंडर्डाइज करती है किसको, अब ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल, जो ऐसे प्रोफेशनल, ऐसे पेशेवर जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो इस रिहैबिलिटेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको भी रेगुलेट करने का काम करती है, उनको भी स्टैंडर्डाइज करने का काम करती है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखेंगे। मेन एम क्या है कि बेसिकली ऐसे लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी देखरेख का काम करती है, और ऐसी पॉलिसीज जो इनके लिए लाई गई है, जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है, उसको भी देखरेख, रेगुलेट करने का, स्टैंडर्डाइज करने का काम RCI का होता है। ऑब्जेक्टिव समझे यहाँ से। अब कुछ स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है RCI की, जो यहाँ पर आपके लिए मैंने लिखी है, तो इनको भी देख लीजिएगा एक बार। फर्स्ट है एक्रीडिटिंग इंस्टीट्यूशंस।
अब इंग्लिश में ना आए तो हिंदी में देख लो, मान्यता प्राप्त संस्थान, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे इंस्टीट्यूट को मान्यता प्रोवाइड करती है जो स्पेशल एजुकेशन और मतलब इसमें दैट ऑफर कोर्सेज, ठीक है, जो एक तरीके से कोर्स प्रोवाइड करते हैं रिहैबिलिटेशन में और स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। मतलब एक ऐसे इंस्टीट्यूट जो इन सारी चीजों के ऊपर एक तरीके से मतलब कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, उनको मान्यता प्रोवाइड करने का काम करती है। और जब मान्यता प्रोवाइड होगा मतलब वो वैलिड माना जाएगा, मान्यता नहीं है मतलब वो वैलिड नहीं है, ठीक है। आपके स्कूल और कॉलेज वो सभी मान्यता प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है, वो सभी मान्यता लेकर के बैठे हुए हैं। तो आरसीआई ऐसे इंस्टीट्यूट को जो स्पेशल एजुकेशन पर काम कर रही है, जो इस क्षेत्र में काम कर रही है, उसको मान्यता प्रोवाइड करने का काम कर रही है। यानी कि जहां जो भी ऐसे प्रोफेशनल जो इन कोर्सेज से जुड़े होंगे वो सभी वैलिड माने जाएंगे अगर उनके पास मान्यता है तो, ठीक है। तो पहली ये चीज हो गई। दूसरी है सेटिंग स्टैंडर्ड्स, मानक निर्धारित करती है। काउंसिल सेट स्टैंडर्ड्स फॉर द करिकुलम, भाई क्या करिकुलम इनको पढ़ाया जाएगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होएगा, ठीक है, बुनियादी ढांचे और फैसिलिटीज क्या होंगी इन इंस्टीट्यूशंस के जिनको मान्यता दे रहे हैं, और कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन, साथ साथ उनका इंस्पेक्शन भी किया जाएगा। ये सारी चीजें मेंटेन करने का काम किनका होता है, ये सारी चीजें मतलब आरसीआई एक तरीके से देखती है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन संस्थानों के पाठ्यक्रम, बुनियादी ढांचे, सुविधाओं के लिए मानक, एक स्टैंडर्ड डिसाइड करने का काम इनका होता है, मानक निर्धारित करने का काम होता है कि आप भाई ऐसे ऐसे चीजों को करें, ठीक है, ऐसा होना चाहिए है। तो ये क्या किनका काम होता है, ये आरसीआई का काम होता है। थर्ड है रिकॉग्नाइजिंग एंड रजिस्टरिंग प्रोफेशनल। अब ऐसे प्रोफेशनल जिन्होंने यहाँ से अपने कोर्सेज कंप्लीट करे हैं इन इंस्टीट्यूशन से, जहां से मान्यता प्राप्त है ये इंस्टीट्यूशन, और यहाँ से अपने कोर्सेज को कंप्लीट करने वाले जो प्रोफेशनल है, ठीक है, इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, इनको रजिस्टर करते हैं, ताकि ये जो है अपनी एक जो बोलते हैं ना कि सुविधा अब जब आगे लोगों को देंगे तो वो कहीं ना कहीं जब वो वैध होंगे तभी तो देंगे ना। तो ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज और रजिस्टर भी आरसीआई ही करती है कि भाई इन्होंने यहाँ से कोर्स किया है जो कि वैलिड है, ठीक है। तो अब अपनी ये आगे जो सर्विस है वो डिसेबल्ड लोगों के प्रति दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज थर्ड है। तो पूरा कंट्रोल करने का काम आरसीआई का होता है और आरसीआई से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपने नहीं छोड़ना है। डाटाबेस को मेंटेन करने का काम इनका ही होता है, मेंटेन करती है डाटाबेस ऑफ प्रोफेशनल, इसको मेंटेन करती है डाटाबेस ऑफ प्रोफेशनल हु हैव बीन रजिस्टर्ड विद द काउंसिल, जो इनके साथ रजिस्टर्ड है उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम करती है। और प्रोमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने का काम करती है। द काउंसिल प्रोमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ रिहैबिलिटेशन स्पेशल एजुकेशन। इससे क्या होगा कि जो एडवांस नॉलेज है और जो अंडरस्टैंडिंग है इस फील्ड में वो इंप्रूव करेगी क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। देखो कोई भी चीज है, अगर मान लो इस चीज पर कोई रिसर्च करता है और कोई अपना फीडबैक देता है तो कहीं ना कहीं उसका क्या है एक पॉजिटिव पॉइंट निकलता है कि अच्छा हम अपनी सर्विस की ये जो क्वालिटी है इसमें और थोड़ा सुधार कर सकते हैं। तो अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने का काम भी किसका है, आरसीआई का है, ठीक है, ताकि चीजों में और ज्यादा क्वालिटी लाई जा सके, गुणवत्ता लाई जा सके। फिर आपने एक टर्म देखा होगा बाला लिखा हुआ, BALA, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है, यानी कि जो बिल्डिंग है, जो भवन निर्माण है, अब ये किनका हो सकता है भाई, जैसे स्कूल है, आपने स्कूल देखा होगा ना, इनको ही सीखने के लिए इस्तेमाल करना, इनको ही सीखने का एक जरिया बना लेना। आज के टाइम में आपने स्कूल देखेंगे ना, प्राइवेट स्कूल तो बहुत ज्यादा चमकीले बमकीले होते हैं, मतलब उसमें तो बहुत ज्यादा हो गया है, इवन गवर्नमेंट स्कूल में भी हो गया है कि जितने भी पिलर्स वगैरह होते हैं स्कूल में, वॉल होती है, दीवारें होती हैं, उनके ऊपर ना प्रिंट करने लगे हैं हम, जैसे फॉर्मूलाज प्रिंट कर दिए, मैथमेटिक्स फॉर्मूला प्रिंट कर दिए, कोई पोएम वगैरह लिख दी, ठीक है, बॉडी पार्ट्स कहीं पर किसी गैलरी के ऊपर जो है छाप दिए दीवार के ऊपर। तो ये क्या है कि दीवारों को जो है एक तरीके से वहां पर बिल्डिंग, भाई दीवार किसका हिस्सा, बिल्डिंग का हिस्सा है ना, तो उसको भी एक लर्निंग एड के तौर पर अब इस्तेमाल में लाया जा रहा है। तो बाला के फुल फॉर्म आपसे मैंने देखा एक दो जगह पूछी गई है, तो बाला क्या होता है, बिल्डिंग एज लर्निंग है, ठीक है। तो ये अलाउ करता है चिल्ड्रन को टू लर्न ऑल द टाइम इन द स्कूल एनवायरनमेंट, कि बच्चे अगर क्लासरूम से बाहर निकलते हुए गैलरी में से जा रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, तो उनकी नजर उन पे जाएगी तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ना, ठीक है। उनका जो स्ट्रेंथन है, मतलब जो पावर है, जो सीखने की जो शक्ति है वो और भी मजबूत होगी जैसे वो देखेंगे, ठीक है। जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप अपने सामने एक पर्चा नहीं चिपका लेते हो कि ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं होते तो मैं इसको लिख के चिपका लेता हूँ, बार बार नजर पड़ेगी तो वो याद हो जाएगा। सेम चीज है ये भी।
ठीक है। और यहाँ पे लर्निंग कैसे हो जाती है, फन भी हो जाती है और चाइल्ड सेंटर्ड भी हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन जिसमें मैंने कंप्लीट आपका डिसेबिलिटी वाली चीजें जो है वो डिस्कस कर ली है। यहाँ से आपका जो समावेशी शिक्षा है वो आपका फिनिश हो जाता है। तो अब बताओ मुझे कैसी लगी आपको मेरी मेहनत, पसंद आई है तो जरूर करना है आपने लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो 3 मैंने होमवर्क दिए हैं एनसीईआरटी की फुल फॉर्म, ठीक है, यूनिसेफ के बारे में आपको बताना है कि यूनिसेफ क्या है, और इसके अलावा जो हाँ एमएचआरडी है, इसको अब क्या नए नाम से पुकारा जाने लगा है ये आपको मुझे बताना है। अ प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैन बी डन थ्रू, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जाता है। तो काफी इजी सा है ये। स्पेशल एजुकेशन में आप करेंगे, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। When student with special education needs are made to fit into the pre-existing structure, ऐसे बच्चे विद स्पेशल, जिनकी स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता है, जिनको स्पेशल नीड्स है, जिनकी उनको फिट करने की मतलब उनको मेड किया जाता है, उनको एक तरीके से मौजूदा संरचना में, मौजूदा जो स्ट्रक्चर है उसमें फिट करने के लिए तैयार किया जाता है एक्चुअल में। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसमें हम बच्चों को फिट करने के लिए तैयार करते हैं कि भाई जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर चला हुआ है ना, तो स्पेशल नीड वाले बच्चे भी उसे में ही एडजस्ट करेंगे। ये है इसका मतलब बेसिकली। तो ये आप समझ गए होंगे कौन सा है कि जो हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उसके अंदर क्या होता है भाई। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में जो आपके नॉर्मल बच्चे हैं और जो आपके स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं सभी इसी में ही आते हैं। लेकिन जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं ना, उनको एडजस्ट करना पड़ता है इसमें इन नॉर्मल बच्चों के साथ। ठीक है, तो जिसमें उनको दिक्कत आती है तो आप कह सकते हो कि पहले से मौजूद संरचना में फिट करने के लिए किसमें तैयार किया जाता है, एकीकृत शिक्षा में। ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन विच ईयर द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाज हेल्ड, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। फैक्चुअल चीजें हैं, ठीक है, फैक्चुअल चीजें मैंने पहले ही कहा है, मैंने इंक्लूड करी है। तो इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है 13 दिसंबर 2006, 13 दिसंबर 2006 इसका राइट आंसर है। बट इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा है। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, CRPW, ठीक है, इसको CRPW बोलेंगे। इसको अडॉप्ट किया गया था जनरल असेंबली के द्वारा, महासभा के द्वारा। इसको कब अडॉप्ट किया गया था, 13 दिसंबर 2006 को। और इसको फोर्स में यानी कि इसको जो लागू करने का काम है वो 3 मई 2008 में किया गया था। तो ये जरूर आप ध्यान में रख लेंगे, ये फैक्चुअल चीजें हैं भाई। ठीक है, आपको ध्यान में ही रखनी पड़ेगी। 13 दिसंबर 2006 को राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का कन्वेंशन जो है इसको 2006 में इसको एक तरीके से अडॉप्ट किया था। और इसको लागू करने की बात करें कब ये फोर्स में आया, तो 3 मई 2008 को। The Convention on the Right of Person with Disability ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कन्वेंशन है। यानी कि ऐसे लोग जो डिसेबिलिटी है, जिनको उनके मानवाधिकार की बात करता है कि उनके क्या क्या आधारभूत अधिकार हैं, उनके बारे में बात करता है। विकलांग व्यक्तियों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है, सभी विकलांग व्यक्तियों द्वारा सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के पूर्ण और समान आनंद को बढ़ावा देना, उनकी सुरक्षा करना, सुनिश्चित करना और उनकी जो अंतर्निहित गरिमा है इनके साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना हो। तो ये सभी किसके अंदर आता है, ये CRPD के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप फुल फॉर्म जरूर ध्यान में रख लेना, कब इसको लाया गया था, कब ये अडॉप्ट किया गया था, कब ये फोर्स में आया, तो वो चीजें आप ध्यान में रख लेना। Which of the following is the correct sequence of the assessment of children with learning disabilities? ऐसे बच्चे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है उनका असेसमेंट का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। पहले आप उनको स्क्रीनिंग करेंगे या फिर आप चाइल्ड, ऐसा बच्चा फाइंड, देखो सबसे पहले तो बच्चा ही फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चाइल्ड फाइंड करेंगे, उसके बाद आप उसकी परेशानी को देखेंगे ना। तो चाइल्ड फाइंड तो सबसे पहले आना चाहिए है। उसके बाद स्क्रीनिंग का मतलब है आप ये पता करते हो कि परेशानी क्या है, तो वो नंबर 2 पर आएगा। फिर आप डायग्नोज करते हो, जब तक आपको परेशानी नहीं पता होगी आप डायग्नोज किसे करोगे, उपचार किसको करोगे आप। ठीक है, डायग्नोज का मतलब क्या है, निदान करना।
तो उसके बाद थर्ड नंबर पर आप डायग्नोज करेंगे और फिर आप क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। तो ये आपका कहां पर है, फर्स्ट चाइल्ड स्क्रीनिंग, ये फोर्थ पर है आपका, ठीक है, चाइल्ड और स्क्रीनिंग। सबसे पहले आप ऐसे बच्चे को फाइंड आउट करेंगे जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसको समस्या है लर्न करने में, उसके बाद उसकी समस्या को आप देखेंगे, फिर उस समस्या का निदान करेंगे और फिर आप मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस आपको पता रहनी चाहिए है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया आपके लिए, आप एक बार रीड भी कर सकते हो। सीक्वेंस में होता है, फर्स्ट स्टेप जो है आइडेंटिफाई करेंगे बच्चे को, स्क्रीनिंग का मतलब है आप उसको एग्जामिन करेंगे, टेस्ट समबडी टू फाइंड आउट इफ शी हैज ए पार्टिकुलर डिसीज। उसके बाद अगर आपको पता चल गया कि इस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, फिर आप उसको डायग्नोज करने की कोशिश करेंगे जिससे बच्चा सफर कर रहा है। एंड फाइनल स्टेप है वो है इवैल्यूएशन, कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना बच्चे के अंदर बदलाव जो है वो कितना हुआ है। भैया आपने डायग्नोज कर दिया ना, फिर आप इवैल्यूएट करेंगे कि आपने जो डायग्नोज किया है, आपने जो निदान किया है उसकी समस्या को, उसमें उसको कितना परिवर्तन हुआ है, कितना उसको फायदा हुआ है। 5 है by inclusion of the language and culture of the disadvantaged marginalized groups within the school curriculum, a teacher can ensure। स्कूली पाठ्यक्रम में वंचित और हाशिए पर मौजूद समूहों की भाषा और संस्कृति को शामिल करके एक शिक्षक यह सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है भाई, आप लैंग्वेज को भी इंक्लूड कर रहे हो, आप बच्चे के कल्चर को भी इंक्लूड कर रहे हो, जो कि ऑलरेडी क्या है, डिसएडवांटेज्ड पर्सन है, मतलब उनको वो चीजें कहीं ना कहीं वंचित है उस चीज से। तो आप इक्वालिटी ला रहे हो एजुकेशन में, इक्विटी ला रहे हो, सिंपैथी तो कभी नहीं ला सकते हैं हम, बिल्कुल नहीं सिंपैथी ला सकते हैं, सिंपैथी का तो मतलब ही नहीं है। या फिर विशेष रूप से वंचित समूह के लिए व्यावसायिक शिक्षा की भी बात नहीं करते। तो दो हो सकते हैं, इक्वालिटी या फिर इक्विटी। तो आप खुद बताओ इक्वालिटी सही है या इक्विटी सही है। इक्विटी में मैंने क्या बताया था कि हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने इक्वालिटी कर दिया कि भाई एक तरीके की चीजें लाई और सबको पकड़ा दिया। जैसे मान लो अगर आपके ग्रुप में तीन लोग हैं और तीनों के मान लो कि पैरों का साइज अलग अलग है, तो आप या तो एक जोड़ी मान लो 6 नंबर के जूते आप ले आए सभी के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ये हो गया आपका इक्वालिटी। इक्विटी मतलब आपने पहले इनके पैरों के साइज को मेजर किया, भाई किसी को 5 आता हो, किसी को 6 आता हो, किसी को 8 आता हो, इसके हिसाब से आप शूज लेकर के आए, तो वो है आपका क्या, इक्विटी, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, इक्विटी, यानी कि नीड के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, जिसको जितने जरूरत है उसको उतना ही मटेरियल प्रोवाइड करना या फिर उसको उतनी ही हेल्प करना, ठीक है। चाइल्ड बिलोंगिंग टू द वीकर सेक्शन मीन्स, ऐसा बच्चा जो कमजोर वर्ग से संबंधित बच्चे का मतलब क्या है। A child belonging to such parents whose जिसकी एनुअल इनकम कम हो, ऐसे माँ बाप की संतान। या फिर a child belonging to such parents who come under the disadvantaged group, या फिर ऐसा बच्चा जो वंचित समूह के अंतर्गत आता है। या फिर ऐसे माता पिता की संतान जो गरीबी रेखा के नीचे श्रेणी में आती है। या फिर ऐसे माता पिता का बच्चा जिनकी वार्षिक आयु उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है। ये तो बहुत इजी सा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। भाई गवर्नमेंट ने जो आपका डिसाइड कर रखा, अगर उससे कम है तो फिर आप वीकर सेक्शन में आते हो, ये तो पता ही होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स ऑन, समावेशी शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है। सामुदायिक समर्थन पर डिपेंड करती है, या फिर एटीट्यूडनल चेंज अमंग टीचर्स, शिक्षकों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन, हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग, उच्च गुणवत्ता शिक्षण अधिगम पर डिपेंड करती है, या फिर हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक नहीं होता है, चीजें ऐसे, ठीक है। तो कम्युनिटी सपोर्ट नहीं होता है। एक चीज ध्यान में रखेंगे, 7th का जो है वो बी आएगा, शिक्षकों के बीच दृष्टिकोण में परिवर्तन। आपकी क्लास में अगर डिफरेंट नीड वाले बच्चे हैं तो जब तक आप अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे, जब तक आप अपने मेथड्स में बदलाव नहीं जाएंगे, अपने एटीट्यूड में अगर चेंज नहीं लाएंगे, तो फिर लर्निंग नहीं हो सकती है। तो इसलिए बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। कंसेप्ट समझ जाएंगे, आंसर आपके अपने आप बनने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, National policy recognizes that persons with disabilities are valuable human resources for the country and seeks to create an environment that provides them equal opportunity, protect of their rights and full participation in the society। एक राष्ट्रीय नीति इन विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाई गई है, जो ये कहते हैं कि ये जो है मानव संसाधन है, मूल्यवान मानव संसाधन होते हैं विकलांग व्यक्ति, जिनके अधिकार होते हैं और इनकी समाज में पूर्ण भागीदारी भी होनी चाहिए है। तो ये पॉलिसी आई थी, तो ये पॉलिसी कौन सी थी, अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 इसका करेक्ट आंसर है। और थोड़ा सा इसके बारे में मैंने एड ऑन भी करा है, तो इसको भी जरूर पढ़ लेना। नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, विकलांग व्यक्तियों की राष्ट्रीय नीति। तो केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2003 को राष्ट्रीय विकलांग यानी कि दिव्यांग आयोग का गठन किया था।
गठन पूछे तो आप बताएंगे 15 अगस्त 2003। और राष्ट्रीय विकलांगता नीति को तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2005 में मंजूरी दी थी। ये नीति 10 फरवरी 2006 को लागू हुई और यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एनवायरनमेंट के अंतर्गत जो है वो आती है, MSJE के अंतर्गत आती है। ठीक है, लागू कब हुई है? 10 फरवरी 2006 को, और इसको गठन किया गया था 15 अगस्त 2003 को। इसका उद्देश्य है समानता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता और सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान सुनिश्चित करना है, जैसा कि संविधान में कहा गया है। इसका उद्देश्य एक समावेशी समाज बनाना है जहां पर विकलांग बच्चे और वयस्क जो है वो सुरक्षित शामिल हो। ठीक है, इंक्लूजन की बात करी गई है। तो इनके बारे में क्या क्या पॉलिसीज है, सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए, जो मैं नेक्स्ट क्लास में भी इंक्लूड करूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एन इम्पोर्टेंट philosophical principle underlying inclusive education for students with disabilities is, विकलांग छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा अंतर्निहित एक महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत कौन सा है? रियलिज्म है, एसिमिलेशन है, नॉर्मलाइजेशन है या फिर अकोमोडेशन है? तो आप बताएंगे यहाँ पर क्या है भाई, रियलिज्म है, एसिमिलेशन है, नॉर्मलाइजेशन है या फिर अकोमोडेशन है? तो इसका जो आंसर है ना वो अकोमोडेशन आ जाएगा। अकोमोडेशन का मतलब है कि आपकी जो पहली जो स्ट्रेटेजी चली आ रही है, पहली जो स्ट्रेटेजी, इसके अंदर बदलाव करके एक नई स्ट्रेटेजी को ले आना। तो पहले जो आपकी चीजें थी वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन थी, लेकिन अब आपने इंक्लूजन कर लिया है। अब आप बच्चे की आवश्यकता के अनुसार हर बच्चे को एक ही क्लासरूम में पढ़ा रहे हो। तो जो पहले आपकी चीजें चली आ रही थी उसमें आपने बदलाव करके नई चीज को अडॉप्ट करने का काम किया है, ये अकोमोडेशन होता है। और अकोमोडेशन से आपने जीन पियाजे के बारे में भी पढ़ा होगा ना, उसमें भी तो असिमिलेशन अकोमोडेशन था ना, तो वो सेम ही चीज इसमें है। ठीक है, बस एग्जाम्पल्स आपके अलग हो जाते हैं। यानी कि पहले जो आपकी जो भी स्ट्रेटेजी थी, जो भी आपकी प्रक्रिया थी, जो भी आपकी चीजें थी, उसमें बदल करके अब आप नई चीजें, उसमें आपने कुछ परिवर्तन कर दिया है बच्चों की नीड्स को देखते हुए, और अब आप नई चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपका अकोमोडेशन होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इतना ही क्वेश्चन है, आज की क्लास यहाँ पर एंड होती है। ये आपके आंसर्स हो गए हैं, और यहाँ पर ये जो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी, वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट करके बताना जरूर। और मैं भूल गई, मुझे एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी देना चाहिए था, सब्सक्राइब कर लेना टीचिंग गोल्स को अगर नहीं किया है तो अभी तक। नेक्स्ट क्लास कंफर्म है मंडे को होगी, ठीक है, जिसमें हम इंक्लूसिव एजुकेशन को कंप्लीट जो है वो फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।